देखिए हम 2024 में हैं और ये फरवरी का मंथ है। 2024 के फरवरी के मंथ में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, जिस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा चलाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मैंने वर्ड गैर कानूनी यूज़ नहीं किया, अवैध यूज़ नहीं किया, मैंने एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कीम है, हम सारा समझेंगे, बहुत सारे पहलू इसके बारे में जानेंगे। यू विल एंजॉय इट थॉरोली। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब अब इसे ख़त्म होना है। ये किसी भी मायने में भारत में फ़िलहाल की जो जजमेंट है उसके बेस पे काम नहीं कर सकती। ओके, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नंबर में जजेस बैठ करके फैसले देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले संविधान के दायरे के फैसले होते हैं, जिनमें ये देखना होता है कि ये जो चीज़ अपनाई गई या कोई भी जो कोई कार्य या विधि है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर की कोई सीमा नहीं है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ 5 जजेस होने चाहिए। इसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं और जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, पर मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं भाई, उसकी अभी सीमा नहीं है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनी हैं अलग अलग मसलों पे, किसी में 9 भी रहे हैं जजेस, किसी में 11 भी रहे हैं, किसी में 13 भी रहे हैं, इस तरह से अलग अलग नंबर में रहते हैं। इस बार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाली इस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जजेस थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला मेजॉरिटी से आता होता है, तो वो मेजॉरिटी का फैसला बेंच का, पूरी बेंच का फैसला माना जाता है। मतलब अगर 5 जजेस में से, जैसे सपोज़ कीजिए 5 जजेस हैं, तो अगर फैसला 3-2 से आ जाता है, 3-2 से 3 जजेस ने जो बोला, मेजॉरिटी ने जो बोला वो फैसला होगा, मेजॉरिटी ने जो बोला वो फैसला होगा, तो वो पूरी बेंच का फैसला होता है। तो बेंच में फैसले इस तरह से नहीं होते हैं कि फ़ैसले कंसेंसस से आने चाहिए या फ़ैसला यूनैनिमस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ैसला सर्वसम्मति से आना चाहिए और फ़ैसला सभी का आना चाहिए, नहीं, फ़ैसले मेजॉरिटी से आते हैं। जो भी जजेज़ एक दिशा में फ़ैसला देना चाहते हैं, अगर उनकी संख्या 5 में मेजॉरिटी फिगर है तो वो उस बेंच का फ़ैसला हो जाता है। और ये इन 2 जजेस को भी अपना प्रॉपर डिसेंट नोट लिखने की आज़ादी है। उनका डिसेंट जजमेंट, मतलब वो इन 3 जजमेंट से अलग जजमेंट बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, उनका वो डिसेंट नोट भी पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, ताकि आपको ये पता रहे कि जिन जजेस ने कुछ अलग मत रखा तो क्या मत रखा। ओके, कई बारी जिन 3 जजेस ने एक ही दिशा में फ़ैसला तय किया है, उस दिशा तक पहुंचने के लिए उनके विचार अलग अलग होते हैं, तो इसलिए सभी जजेस अलग अलग मायने में अपनी अपनी विचार लिखते हैं, लेकिन जजमेंट एक जज के द्वारा तैयार की जाती है। जैसे इस बार का जो जजमेंट है ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा लीड किया गया था। ये उन्होंने लिखा, आपके सामने पहुंचा। ओके, क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी थी इस पर्टिकुलर स्कीम की, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना। संवैधानिक पीठ कहते हैं इसको। संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जजेस यहाँ पर होने थे, 5 जजेस थे यहाँ पर। जब भी कभी फैसले आते हैं तो फैसले कंसेंसस या यूनैनिमस होने ज़रूरी नहीं है, फैसले मेजॉरिटी से आते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है कि ये फैसला यूनैनिमस था। मैंने ये पहले वो समझाया कि फ़ैसला कैसे आता है, तो वो मेजॉरिटी से फ़ैसला जो आता है वो पूरे बेंच का है। लेकिन इस बार के फ़ैसले की खासियत है कि 5 के 5 जजेस इसी हक में थे कि ये असंवैधानिक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। 5 के 5 जजेस ने यूनैनिमसली ये तय किया। इतनी बात क्लियर हो गई? सो इट वाज यूनैनिमस डिसीजन। ओके, सबका साझा फैसला, सर्वसम्मति से आया फैसला था,
सबने एक दिशा में फैसला दिया है कि ये गलत है, असंवैधानिक है। चलिए इतना तो आपने समझ लिया। अब बात ये आती है कि ये मामला कोर्ट में कब पहुंचा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों आई, इसका उद्देश्य क्या है, ये है क्या, उद्देश्य क्या है, क्यों आई, ये सब समझेंगे। पहले एक थोड़ी सी टाइमलाइन को समझिए। होता ये है कि 2017-18 की बात है, ये 2017-18 की। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे तब, उसके बाद तो वह एक्सपायर हो गए, पर तब वो हुआ करते थे। उस समय में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फाइनेंस एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये योजना इंट्रोड्यूस की गई। 2018 से ये प्रभावी होनी थी, और जैसे ही इसको प्रभावी होना था उसी समय में इसे चैलेंज कर दिया गया। अलग अलग पार्टीज़ ने और कुछ एसोसिएशंस ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 2018 से ही इस पर सुनवाइयाँ चलनी शुरू हुई। सुनवाई चलती गई। 2019 अक्टूबर नवंबर से शुरू हुई, 20, 21, 22, 23, इतने वर्षों तक इसके ऊपर सुनवाई चली है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी सुनवाई इन वर्षों के दौरान चलती रही, पर साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी चलती रही, क्योंकि अभी तो सुनवाई चल रही थी, फैसला तो कोई आया नहीं था। 2023 नवंबर का समय आ गया, सुनवाइयाँ हो चुकी। कोर्ट ने उस समय में अपना फ़ैसला रिज़र्व किया था, उस समय में अपना फ़ैसला रिज़र्व हुआ। अब समय आया 2024 का, और 2024 में इस पर बहस फिर से शुरू हुई, और उन्हीं बहस के नतीजे अब ये फाइनली डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर? तो इसी के तहत कोर्ट ने ये बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके पास बॉन्ड इशू करने की अथॉरिटी थी, कि अप्रैल 2019 से लेकर के अप्रैल 2019 से लेकर के 2023 तक जितने भी बॉन्ड आपने इशू किए हैं, उन सब की पूरी जानकारी आप 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। आपने कितनी डिनोमिनेशन के बॉन्ड इशू किए, आपने किस कंपनी या व्यक्ति या किस इंस्टीट्यूशन को बॉन्ड इशू किए, और आपने कुल कितने अमाउंट के बॉन्ड इशू किए। तो कितनी अमाउंट के, किस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन या इंस्टीट्यूशन को, और किस डिनोमिनेशन के, ये A to Z सारी डिटेल आप इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। इलेक्शन कमीशन को ये सारी जानकारी 6 मार्च यानी कि अगले महीने की, यानी कि मार्च 2024 की 6 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च 2024 में ही इसे अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालेगा कि किस व्यक्ति ने, किस इंस्टीट्यूशन ने, किस कंपनी ने कितनी अमाउंट में किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया। ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन जनता में शेयर कर देगा अपने पोर्टल के थ्रू। ओके, तो अब वो सारी जानकारी आप सबको उपलब्ध होगी, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट का ये कहना है कि अभी जब हमारा ये जो फैसला आया, अभी जो हमारा फैसला आया, और उस फैसले के आने के इमीडिएट बाद अगर किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई बॉन्ड्स पड़े हैं, कोई बॉन्ड पड़े हैं, और अभी तक उन्होंने वो बॉन्ड इन कैश नहीं कराए हैं, क्योंकि SBI से जब कोई पर्सन बॉन्ड इशू कराता था और वो बॉन्ड इशू हो गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 15 कैलेंडर डेज 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को इनकैश करा सकती थी। अगर 15 दिन के अंदर इनकैश नहीं कराया तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो पैसा बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता था, ऑटोमेटिकली वो पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता था अगर आपने इनकैश नहीं कराया। तो वैलिडिटी कितनी रहती है बॉन्ड की? 15 डेज़। कोर्ट ये कह रहा है कि अब जब हमने ये फैसला दिया है, ऐसे में मान लो कि SBI के द्वारा बॉन्ड कोई इशू किए गए और वो किन्हीं पार्टीज़ के पास हैं और अभी तक उन्होंने इनकैश नहीं कराए हैं, तो जो इनकैश नहीं कराए हैं अभी तत्कालीन प्रभाव से, अभी इमीडिएट इफेक्ट के साथ हम ये कह रहे हैं कि वो फिर इनकैश नहीं होंगे, वो इनकैश नहीं होंगे। पर बॉन्ड इशू हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा वापस जाएगा SBI, और SBI प्रोसेस करेगा कि वो पैसा कैसे उन्हें वापस दिया जाए जिन्होंने वो बॉन्ड खरीदे थे। तो SBI को वो पैसा उन्हें वापस करना है। मतलब फर्दर तो बॉन्ड अब आना ही नहीं है, पर कोई बॉन्ड जो आ चुका है बट अभी वैलिडिटी पीरियड में है बट इनकैश नहीं कराया है, वो भी हाथ से फिसल गया, वो भी गया। मतलब ये नहीं है कि आप भागे जाएंगे फटाफट कि जल्दी से ये बॉन्ड तो मुझे मिल गए ना, जल्दी इनकैश कर दो,
वो कह रहे बस फैसला आ गया, स्टोरी एंड, बॉन्ड कल्चर एंड, गो एंड एंजॉय। इतनी बात समझ में आ गई? ये कहानियाँ हैं, आओ अब इसे आराम से समझें, जानें। सरकार जब इस योजना को लेकर के आई तो सरकार ने क्या कहा होगा? इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। नेचुरली सरकार इस पर्सपेक्टिव से तो नहीं लाई होगी कि कोई चीज़ कल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए। तो गवर्नमेंट अगर इस स्कीम को लेकर के आई है तो गवर्नमेंट ने भी कुछ कहा होगा। गवर्नमेंट ने एक सिंगल लाइन में ये कहा कि हम इसे लेकर के आ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती थी। कैसे लाना चाहती थी वो सारा हम अभी समझाएंगे, बट गवर्नमेंट का ये नारा था, सरकार ये कहती थी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लाए हैं। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो नेचुरली कौन सी चीज़ ख़त्म होगी? ब्लैक मनी कम करने का मौका मिलेगा। चुनावों में, इलेक्शंस में ब्लैक मनी का यूज़ ना हो, उसको डिमोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। और उसको लाने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाएगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो ट्रांसपेरेंसी इंस्टॉल कर देगा। और इसी ग्राउंड पर, ट्रांसपेरेंसी ही की ग्राउंड पर, जो विरोधी हैं, जो अपोज कर रहे हैं इस स्कीम को, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को ही पकड़ा और ये कहा कि ये योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है वो ट्रांसपेरेंसी ही है। इसने टोटल ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी दोबारा आ सके, हम ये चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ख़त्म की जाए। इसका विरोध सही मायने में शुरुआत से ही 2018 से किसने करना शुरू किया? देश में एक संस्था है, काफ़ी चीज़ों में काम करती है, उसका डाटा आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। मेरे लेक्चरों में भी वो डाटा, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और अखबार उस डाटा को यूज़ करते हैं तो हम उन्हें ही देखते सुनते हैं, तो हम भी वो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है ADR, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यतः विरोध किया था इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। ये मुख्य पार्टी थी केस के दौरान। ओके, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थी, कुछ और भी लोग थे, बट हम इसकी बात करेंगे। तो हमने इसे पॉलिटिकली तो चलाना नहीं है उस मैनर में लेक्चर को। इतनी बात समझ में आई? आओ शुरू करते हैं ट्रांसपेरेंसी की कहानियों से, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करने वाला था, ये क्या था, ये क्या है? शब्द यहाँ पर है बॉन्ड। बॉन्ड, देखिए आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की और उन्होंने आपसे बॉन्ड साइन कराया। आप अक्सर ये कहते होंगे कि मैंने उन्हें नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मुझे बॉन्ड साइन नहीं करना था, क्योंकि मुझे उनके साथ बाउंड नहीं होना था। बॉन्ड अनुबंध होते हैं, ठीक है, इनमें शर्तें दिखी रहती हैं, ये मेन चीज़। ऐसे में यहाँ पर जो बॉन्ड इशू किए गए हैं वो चुनावी बॉन्ड हैं, द इलेक्टोरल बॉन्ड। ये किस चीज़ को फैसिलिटेट कराने वाले थे? ये डोनेशन को फैसिलिटेट कराने वाले थे। डोनेशन किनको देनी है आपने? डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, डोनेशन कौन देना चाहता है? डोनेशन देने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं? पीपल ऑफ द कंट्री, देश की जनता। पीपल ऑफ द कंट्री डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो डोनेशन देने का अब जो तरीका बनने वाला था वो इलेक्टोरल बॉन्ड थे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से राजनीतिक पार्टियों को डोनेट कर सकते थे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्पस डोनेशन था, सिंपल। जैसे ये कैसे होता था, आओ समझें। ये कुछ ऐसे होता था, सपोज़ करो कि पर्सन ए को, पॉलिटिकल पार्टी को ₹1 से ₹2000 तक पैसा डोनेट करना है। तो इतनी रकम तक अगर उसे कुछ भी डोनेट करना है, उसे किसी भी तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे प्रोसेस के वाया जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसे इसे लेने की नीड नहीं थी। वो ₹1 से 2000 के बीच में कुछ भी रकम देना चाहता है, वो बिना इलेक्टोरल बॉन्ड के जाके दे सकता है। पॉलिटिकल पार्टी के पास गए और उनको बोला कि ये रखिए, ₹500 रखिए, ₹1000 रखिए,
ये अपनी अमृत बीजेपी या कांग्रेस के दफ्तर में गई और उनको जाके बोला कि 700 रुपये रखो भाई, पर्ची उर्ची काट दो। उन्होंने रख लिया, ज़िंदगी एकदम सुगम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2001 रुपया देना चाहती है अमृत। तो अमृत ने जैसे ही उनको कहा कि मुझे 2001 रुपया देना है, उन्होंने कहा कि ऐसा है 2000 अलग दे दो, 1 रुपया अलग दे दो, फिर भी बच जाओगी इलेक्टोरल बॉन्ड से। कहती वाह दिस इज़ ग्रेट, लेकिन 1 रुपया और किसी के नाम पे दे दो, 2000 अपने नाम पे दे दो। यहाँ तक तो चल गया, लेकिन रकमें बढ़ रही हैं, रकम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 2000 से अब जैसे ही आप जाते हैं, आप पे शर्त है कि दीजिए, जितना देना दीजिए, अब कोई सीमाएं ही नहीं रही, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से दीजिए। तो जैसे ही अमृत वहाँ गई और उन्होंने कहा कि मुझे 2100 रुपया जमा देना है, तो उन्होंने कहा कि आप 2100 रुपया देना है तो उसका बॉन्ड ले आइए, आप हमें बॉन्ड दे दीजिए। अब बॉन्ड लेने कहाँ जाए? उसके लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत एक बैंक को चुना गया था। वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या देश के सभी बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यूज़ में ऐसी स्टेटमेंट आती है तो गलत करो। ओनली एसबीआई। क्या एसबीआई की सभी शाखाओं से हर ब्रांच से मिल सकता था? नहीं। ओनली डेडिकेटेड ब्रांचेस, ओनली डेडिकेटेड ब्रांचेस, सेलेक्टेड ब्रांचेस थी एसबीआई की जिसके वजह आपको ये मिल सकता है। नॉट फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस। ऐसा नहीं है कि उठे अपने मोहल्ले वाली ब्रांच में गए, उनको कहा पैसे चक बॉन्ड फड़ा, वो कहेगा यहाँ से नहीं मिलेंगे, वो सिविल लाइंस वाली ब्रांच में जाइए, वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत मिलता है। अच्छा, सारा महीना और साल के सारे मतलब पूरे महीने के सभी दिन और साल के सभी महीने, क्या हर समय बॉन्ड मिलते रहते हैं? नहीं। कुछ डेडिकेटेड मंथ होते हैं और उन मंथ्स के दौरान, कुछ डेडिकेटेड दिनों के दौरान ही बॉन्ड्स आपको मिलते हैं। नॉट राउंड द ईयर, नॉट एवरी डे, डेडिकेटेड मंथ्स आर देयर। तो बॉन्ड्स के लॉट आते हैं, उस हिसाब से वो आपको मिलते रहते थे। इतनी बात क्लियर? तो उस हिसाब से वो आपको बॉन्ड देते रहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के तहत ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। जैसे ऐसा मान लीजिए 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, इस तरह की डिनोमिनेशंस के तहत बॉन्ड इशू होते थे। इज़ दैट क्लियर? आप हज़ार रुपये के 10 ले लीजिए या 10,000 का एक ले लीजिए, आप चिल्लम चिल्ली करिए, आपकी मर्जी है। आपने हज़ार रुपये के 10 ले लिए और 10 पार्टियों को 1000 का अपना बॉन्ड दे दिया, या आपने 10,000 का एक ले लिया और एक ही पार्टी को दे दिया। ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास 10,000 रुपया ही है और आप 10,000 के बॉन्ड लेना चाहते हैं, पर आप 10 पार्टियों को देना चाहते हैं, तो 1000 के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या एक ही पार्टी को देना है तो एक 10,000 का ही ले लीजिए, इन्जॉय द लाइफ। तो इस तरह से डिनोमिनेशंस में बॉन्ड आते थे। साल के कुछ महीनों में ही बॉन्ड मिलते थे, कुछ खास शाखाओं से, ब्रांचेस से ही बॉन्ड मिलते थे। बैंक एक ही था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसी से ही बॉन्ड मिलते थे। ये तो सारी बातें हो गई तकनीकी। अब करना क्या होता था? आपको करना क्या है? 2000 से ऊपर की रकम आपको डोनेट करनी है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। तो पर्सन ए अब सीधा जाएगा उस डेडिकेटेड ब्रांच ऑफ एसबीआई के पास और बोलेगा मुझे ये मेरी रकम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ₹10,000 लेकर के वो ₹10,000 लेकर के एसबीआई गया। एसबीआई उससे केवाईसी करवाएगा पहले, नो योर कस्टमर। तो उसका प्रॉपर केवाईसी होगा। ऐसा कोई गुमनाम आदमी है या ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं है भाई। उसकी पूरी डिटेल्स, उसका पूरा केवाईसी होना चाहिए और फिर एसबीआई उसको 10,000 रुपये के बॉन्ड इशू करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो पर्सन ए का प्रॉपर केवाईसी हुआ और एसबीआई उस पर्सन को 10,000 रुपीज़ के बॉन्ड इशू कर देगा। सो बॉन्ड ऑफ ₹10,000। अब पर्सन ए के मन में एक सवाल आया कि क्या मैं 10,000 रुपये ऐसे कैश लेकर के एसबीआई चला जाऊंगा और बॉन्ड इशू करा लूँगा? नहीं। तो क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही थी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? ऐसे आएगी कि आप बॉन्ड चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और तरीका नहीं है। मतलब जब भी आपको बॉन्ड इशू कराना है एसबीआई से, आप एसबीआई जाइए। अब आपकी चॉइस है, या तो आप उन्हें 10,000 का चेक दीजिए या आप उनके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ की नेफ्ट करा दीजिए या आरटीजीएस, जो आपका मन करता है। आप वो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करिए या चेक के माध्यम से दीजिए। तो ऐसे में अगर आप वो पैसा किसी इलेक्ट्रॉनिक रूट को फॉलो करके दे रहे हैं या चेक के माध्यम से दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पैसा बैंक खाते से आ रहा है। डेफिनेटली वो पैसा बैंक खाते से आ रहा है। तो पहले तो ये तय हो रहा है यहाँ पे कि ऐसा कोई हवाले की रकम नहीं है, लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पैसा नहीं है ना। दूसरी चीज़, अगर बैंक खातों में वो पैसा आपके बोल रहा है
जिसके आप बॉन्ड बना रहे हो, तो बैंक खातों में बोल रहा है तो वो इसीलिए बोल रहा है कि आपने अपनी बैलेंस शीट्स में या इनकम टैक्स के तहत जो रिटर्न्स भरते हो उनमें शो किया ही होगा, तभी एक नंबर में बोल रहा है ना बैंक में। अदरवाइज़ तो जो सालों से घर में दबाया पड़ा है 2 करोड़ ऐसे झोले में भर के गए और एसबीआई को बोला ऐसे 2 करोड़ का झोला लाया हूँ, बॉन्ड इशू कर भाई, सुना नई चिड़िया उड़ी है बॉन्ड की, है ना। 2 करोड़ भर रखा है, सारा टैक्स इवेड कर करके, टैक्स से इवेजन कर करके 2 करोड़ ब्लैक मनी क्या है, तकनीकी रूप में हमारे देश में काला धन कौन सा है, वो जो कि टैक्स जिस पैसे पे नहीं भरा काला धन है, पैसा भर के सफ़ेद करो। ओके, तो ऐसे में काला धन जो उसने अर्जित कर रखा है वो जा करके झोला भर के एसबीआई गया, एसबीआई ने उसको बोला अरे आओ आओ ले जो बॉन्ड लो और जाओ घर। नहीं, एसबीआई ने उसे बोला ऐसी बात ऐसी है कि 2 करोड़ के आपको बॉन्ड चाहिए, 100 करोड़ के ले जाओ जनाब, लेकिन चेक दे जाओ या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दो। वो कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करने के लिए तो मेरे खातों में पहले 2 करोड़ होना चाहिए, 2 करोड़ जैसे ही मेरे खाते में आएगा वो तो डाटा निकल जाएगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाटा जाएगा सारा कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया, किधर से आया। कहते बस सरकार की यही मंशा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए तो कर रहे हैं ना इतना कुछ। तो ये पेच आपने कभी भूलना नहीं। आप बैंक कैश पैसा नहीं ले जा सकते, बैंक आपको जो बॉन्ड इशू करके देगी उसका बेस ही ये है कि या तो चेक इशू कर दीजिए बैंक को, या चुप करके फिर आप बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफ़र करिए। मतलब दोनों सूरतों में पैसा तो लेजिटिमेट रूट के वाया यानी कि आपके खाते के वाया ही आएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ये एक्सक्लूसिव, इसमें नकद लेन देन कहीं नहीं है, इस पूरी ट्रांजैक्शन में नकदी का खेल कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी मैं उसे प्रूव करूंगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। तो ए पर्सन को अब हम पार्टियों के नाम खोल करके लेते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी है। ऐसे 3 पार्टियों के नाम आपको ज़्यादातर पता होते तो इन्हीं के ले लेते हैं। अब ए पर्सन को 10,000 रुपया या तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी या इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोनेट करना है, तो अब वो 10,000 रुपया ऐसे डोनेट नहीं कर सकता, उसे 10,000 रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड लेने पड़ेंगे जो वो उस पार्टी को जाके देगा। तो फिर ऐसे में वो क्या करेगा, पहले वो पर्सन बैंक जाएगा एसबीआई से वो 10,000 रुपये के बॉन्ड लेगा, एसबीआई उसे 10,000 के बॉन्ड किस बेस पे इशू करेगी, या तो एसबीआई उससे 10,000 का चेक लेगी या एसबीआई उसे कहेगी कि 10,000 रुपया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफ़र करो, और बदले में एसबीआई उसे 10,000 रुपये के बॉन्ड दे देगी। और ऐसे में वो व्यक्ति अपनी जेब में बॉन्ड डाल के जिस भी पार्टी के दफ्तर में जाना है, चाहे आम आदमी पार्टी या बीजेपी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको पूरा अपना चेहरा दिखा के अपना बॉन्ड देगा। इस लेवल पे कोई सीक्रेसी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जिस पार्टी बस बात इतनी सी होती है। देखो इसको ऐसे समझो उदाहरण के तौर पर कि पहले क्या होता था कि ये 10 रुपये हैं, देखो पहले आप पार्टियों को जा कर के कहते थे कि लीजिए मेरा चंदा, आप सीधा पैसा देते थे रोकड़ा। अब आप उन्हें कहते हैं लीजिए मेरा चंदा, अब आप बॉन्ड देते हैं। ये बॉन्ड है वाइट कलर का, ठीक है। तो पैसा बॉन्ड से बदल गया, बॉन्ड में पैसा है। क्लियर हो गई कहानी। तो पहले क्या होता था, मैं सुबह सुबह उठा, घर से उठा, चिल मार के, घर में सारा काला धन इकट्ठा कर रखा है, उस काले धन में से एक सफ़ेद नोट लिया, सुबह सुबह गया पार्टी के दफ्तर में, पार्टी को दिया, पार्टी ने फटाफट पकड़ा और पार्टी ने बाहर जा करके जिन जिन को देना था धूम मचाने के लिए उनको दिया, उन्होंने पूरी धूम मचाई और अपने फेवर में वोट डलाई। नोट किसी भी ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के बिना ही ओरिजिन हुआ, ट्रैक के बिना ही आगे बढ़ा और ट्रैक के बिना ही खर्च हो गया। कहीं ट्रैक ही नहीं हो रहा है, किसी की ट्रैकिंग ही नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं किधर से आ रहा है। लेकिन सिस्टम चेंज, मैं उठा, पैसा है जेब में पर पार्टी को दे नहीं सकता क्योंकि रूल है, पार्टी को दूंगा बॉन्ड मिलने का एसबीआई से, एसबीआई को पैसा दिखाता हूँ, वो कहता ना चेक दे या इलेक्ट्रॉनिकली दे, उसके लिए फिर पैसा मेरे बैंक में ही आना चाहिए, वो वाइट ही होगा। तो या तो ये पैसा मैं पहले अपने खातों में डालूंगा, जैसे ही डालूंगा डिटेलें जाती हैं, इनकम टैक्स वाले कहेंगे भाई पैसा बहुत आ रहा है इसके पास, कहाँ से आ रहा है जांच करो। अगर वाइट मनी है तो टेंशन कोई नहीं, ब्लैक मनी है तो टेंशन होगी।
दूसरी बार रडार पे तो होंगे कि इतना पैसा बॉन्ड इशू करा रहा बंदा, अच्छी खासी कमाई होगी, घर के खर्चे निकाल के भी बॉन्ड इशू करा रहा है, कमाल आदमी, देश की इतनी सेवा, थोड़ी जांच लो कि और कहाँ से सेवा ले रहा है कि नहीं। तो इसके आ जाने से, बॉन्ड के आने से सब रास्ते पे आ जा रहे हैं अपन, मतलब सब रास्ते मतलब ट्रैक पे आ रहे हैं अपन। ट्रैक मतलब अब ट्रैकिंग होगी, कैश एलिमिनेट हो गया, बॉन्ड से बात चलेगी। इतनी बात समझ में आई। ये तो देने वाले के एंड पे था। तो पहले पार्टी क्या कर रही थी, नोट लिया, जिसको देना है दिया। अब ऐसा नहीं, पार्टी को बॉन्ड मिला तो ये ए पर्सन नोट लेके एसबीआई के पास गया, नोट जो कि चेक या इलेक्ट्रॉनिकली जाना चाहिए, बदले में एसबीआई ने उसको बॉन्ड दिया। ये बॉन्ड लेकर के आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास गया। सपोज करो कि ये बॉन्ड लेकर के बीजेपी के पास गया, इसने बीजेपी को बॉन्ड दे दिया। अब बीजेपी इस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर उसको इन कैश कराना है। और बीजेपी इस बॉन्ड को कैसे इन कैश करा सकती है, सिर्फ एक ही तरीका है, बीजेपी को अपने ऑथोराइज्ड बैंक अकाउंट्स जो कि उसने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर किए हुए हैं, जो कि इस एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम आई है, उसमें ये शर्त रखी गई है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने आधिकारिक खाते चिन्हित करने होंगे, यानी कि ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे, जो उसे इलेक्शन कमीशन के पास डिक्लेयर करने होंगे। तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने उसी ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट में ही ये बॉन्ड एनकैश करा सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाउंड है इस चीज़ के लिए कि उसे इलेक्शन कमीशन को ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरली देनी है कि बॉन्ड्स के वाया प्राप्त पैसे को उसने कहाँ कहाँ उपयोग में लाया, कैसे कैसे उपयोग में लाया। ट्रांसपेरेंसी के दूसरे पिलर्स। ओके, सो सबसे पहले तो डोनेट जिसको करना है उसके लेवल पे हम सब कुछ ट्रैक पे ला रहे हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल रहे हैं, इसमें से काला धन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मनी पावर ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर हमने ये इंश्योर किया कि पार्टी भी इस बॉन्ड को इनकैश कराएगी तो वाया बैंक खाता ही होगा। वो बैंक खाते की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी बाध्य है। वो इलेक्शन कमीशन के पास वो बैंक, ऑथराइज्ड बैंक खाता पहले ही मेंशन है, और उस बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त सारा पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन को बताने के लिए ये बाउंड है। ये इनकी चॉइस नहीं है, ये बाउंड है, इट इज़ मैंडेटरी। सिंपल, इट इज़ दैट सिंपल। ओके, अब ये आदमी डर गया जो डोनेशन करता है। ये कहता ऐसा है हुजूर, देश की प्रगति के लिए सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए, अपने दायित्व को समझते हुए मैंने तो पैसा लगाया, मैंने तो आपको डोनेशन दिया, लेकिन मैंने कितना डोनेशन दिया और किस पार्टी को दिया, अगर ये जनता में आएगा तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हमारे देश में अब ऐसा तो होता नहीं कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी की राज्यों में भी हो सकता है कि इंडिया लेवल पर बीजेपी की सरकार है, सपोज, मतलब इंडिया में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। अब मान लो कि ये व्यक्ति कर्नाटका का रहने वाला है, पर्सन एक कर्नाटका का रहने वाला है, और देश के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव, और ऐसे में इसने 10 करोड़ रुपया 10 CR इसने इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से बीजेपी को दिए। तो अगर इसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी जाएगी कि इस पर्सन ए ने इतनी अमाउंट इस पार्टी को दी, 3 आइडेंटिटीज़ हो गई, पहली पर्सन की आइडेंटिटी इस पर्सन ने, दूसरी अमाउंट 10 करोड़, तीसरी पार्टी बीजेपी को दी, और दे दू के वापस आ गया कर्नाटका, क्योंकि रहने वाला तो वहीं का है कर्नाटका। कर्नाटका में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। सोचो, कांग्रेस कहेगी अच्छा भाई, चुनावों में तो हम भी जा रहे थे, इस बार हम भी लड़ रहे थे लोकसभा के चुनाव, हम नहीं अच्छे लगते, बीजेपी को पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, बहुत अच्छी बात है, देश निर्माण करो आप हैं। और कितनी एजेंसियां होती हैं किसी भी सरकार के पास एक स्टेट में। उस पर्सन ने कहा मेरा तो जीना दूभर हो जाएगा भाई, सारी एजेंसियां मेरे पीछे छोड़ दी जाएंगी, मेरी जांच बैठा दी जाए, पता क्या क्या हो जाएगा, मुझे दबा दिया जा सकता है। यही सिनेरियो हो सकता है कि केंद्र में उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया, राज्य में बीजेपी की सरकार हो, या मान लो कि राज्य में उसने, अब सपोज करो विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं,
कर्नाटका विधानसभा, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, और कर्नाटका में उसने कांग्रेस को 10 करोड़ सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस जीत भी गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, और बीजेपी भी कर्नाटक जीतना चाह रही थी। तो बीजेपी ने कहा ठीक है, हार तो गए, पता लगाओ डोनेशन किस किस ने दिया, क्योंकि अभी भी सेंटर में तो हम ही हैं। पता लगाया तो पता लगा ये पर्सन ए ने बड़ा भर भर करके डोनेशन दिया था कांग्रेस को। कहते कोई बात नहीं, एजेंसियां पता लगाओ सारी अपनी कितनी है। कहते सर एजेंसियां तो मतलब CBI ED सब अपना ही है। ये सब हाइपोथेटिकल है। पार्टियां तो हमारी जो हैं, मतलब ये तो संविधान की सर्वोच्चता पर जाकर के मान्यता को अक्षुण्ण रखते हुए काम करती हैं। ये तो मैं बस सिनेरियो बता रहा हूँ। कोर्ट ने ऐसे सिनेरियो डिस्कस किए हैं, सरकारों ने कहा वहाँ हलफनामे दे दे करके। तो मैं वही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पार्टियों पे मुझे कोई संदेह है, आप जानते हैं मैं संदेह नहीं करता। ओके, तो ऐसे में बीजेपी पूछ रही है हमारी एजेंसियाँ कितनी। कहते सर एजेंसियाँ जितनी कहो, CBI ED सब अपना। कहते भाई ये इतना ही दूध का धुला आदमी है पर्सन ए, जिसने कांग्रेस को इतनी डोनेशन दी, पता लगा दो कितना दूध का धुला है, लगाओ जरा जांच करो। कहते सर इसकी तो बहुत लूप होल्स हैं, इसकी तो कुछ कंपनियां शेल कंपनियां भी हैं, कहीं से पैसा भी रोटेट करता रहा है। कहते उठवा लो, फिर उठवा लो, गलत आदमी है ना। कहते हाँ उठाओ, फिर गलत आदमी है तो उठाओ, फिर गलती करे तभी उठाएगा कोई भाई। लेकिन एक होता है कि गलती ढूंढ लेना, एक होता है गलती खुल खुल के दिखना। दिखने और ढूंढने में फ़र्क होता है। और जब आदमी ढूंढने पे ही आ जाए तो मिल तो बहुत कुछ जाता है। कहानी इतनी सी है। ये सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया कि भाई जानकारी लीक करना इस आदमी की तो बहुत खतरनाक एलिमेंट है। तो जो डोनेशन दे रहा है उसकी जानकारी नहीं लीक कर सकते। तो ऐसे में एक पॉइंट डाला गया। पॉइंट ये डाला गया कि वो पर्सन ए जब बॉन्ड लेने आएगा SBI के पास, SBI के पास उसका KYC रिकॉर्ड होगा, बस खत्म। उसके बाद उस पर्सन की जानकारी किसी को एक्सेस नहीं हो सकती। Nobody can access the information about that person. सिंपल, खत्म कहानी, स्टोरी एंड। बॉन्ड पे ना उसका नाम होगा, ना कोई जानकारी होगी, ना फोटो होगी, नथिंग, कुछ नहीं होगा। बस एक बॉन्ड होगा जिस पे SBI की मोहर होगी, चुप करके अमाउंट होगी, बॉन्ड लाओ, पैसा डलवाओ, जाओ। तो उस पर्सन ने जिस पार्टी को दिया है वो पार्टी तो जानती है कि मुझे बॉन्ड दिया है। वहाँ से निकल के वो दूसरी पार्टी के दफ्तर में जाके उनको भी बॉन्ड दे दे, दोनों पार्टियां ये पता नहीं लगा सकती कि इसने बॉन्ड किस किस को कितने कितने के दिए हैं। तो जिस पार्टी को आप बॉन्ड दे रहे हैं भाई उसको तो शक्ल दिखाने ही जा रहे हो ना, क्योंकि उसे तो बॉन्ड खुद ही दे रहे हो, वहाँ तो लिश्क लिश्क के जाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि दूसरी पार्टियों को ना पता लगे, तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जानकारियाँ किसके पास सीक्रेट है, ओनली विद द SBI। नोबडी कैन एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन, SBI के पास है, ऐसा बोला गया है, सब बोला गया है। ओके, ये है पॉइंट ऑफ सीक्रेसी। जैसे पत्रकार, जैसे कोई भी संस्था जाए और कहे कि मुझे पता करना है कि इस बार कुल जो बॉन्ड इशू हैं इतने 1000 करोड़ के, और उसमें से इतने तो बीजेपी को मिले हैं, इतने कांग्रेस को, मुझे देखना है किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस इंस्टीट्यूशन ने ये बॉन्ड इशू कराए हैं और किसको दिए हैं। वो कहते हैं नो सॉरी, सीक्रेट है, आपको कैसे बता दें। हाँ, ये डाटा है कि 4000 करोड़ रुपए के कुल बॉन्ड इशू हैं चुनावों में, और उसमें से कुल इन कैश, क्योंकि फिर वो तो इलेक्शन कमीशन के पास जानकारी है ना कि किस पार्टी का खाता, इलेक्शन कमीशन के पास डाटा है ही है। तो ऐसा तो ये तो डाटा सबको पता लग जाएगा कि जैसे कि टोटल 10,000 करोड़ रुपए के जो हैं बॉन्ड इशू हुए SBI से, ये डाटा पता लगेगा। अभी तक आपके पास क्या क्या डाटा है, ये डाटा है 10,000 करोड़ के बॉन्ड इशू है, हाँ यू आर हैप्पी, ओके एंजॉय। अच्छा, सेकंड, किस किस पार्टी ने कितने बॉन्ड इन कैश कराए, ये भी तो डाटा होगा ही ना, क्योंकि बॉन्ड इनकैशमेंट हो रहा है। तो 10,000 करोड़ में से पता लगा कि 7,000 करोड़ जो है वो बीजेपी ने इनकैश कराया, तो कुल 10,000 के करोड़ के बॉन्ड इशू हुए, 7,000 करोड़ जो है वो बीजेपी को मिला या कांग्रेस को मिला, ये डाटा है अभी तक। लेकिन ये बॉन्ड किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने या किस इंस्टीट्यूशन के ने कितने के कराए और किस पार्टी को दिए, ऐसा कोई डाटा कहीं नहीं है, वो सीक्रेसी है, वो सीक्रेसी है। एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी क्लियर हो गया आपको? अब कोई डाउट तो नहीं है? इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये पब्लिक डोमेन में जानकारियां हैं सारी कि इतने के कुल बॉन्ड इशू हुए, और मतलब 2023 में या 2022 में या 2021 में, उसमें से इतने बीजेपी को मिले, इतने कांग्रेस को मिले, ऐसी सारी जानकारियां हैं। लेकिन किस व्यक्ति ने इशू कराए और उसने किस पार्टी को दिए, कितने के इशू कराए, ये कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ SBI के पास सीक्रेट है, ऐसा कहा गया।
वो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, उसकी लैक ऑफ हरासमेंट के लिए, उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लॉज ऑफ सीक्रेसी डाला गया है। ओके, इतनी बात स्पष्ट हुई? अब आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? तो चलिए फिर वापस आ जाते हैं। आपके मन में आया होगा यार, इतनी परेशानियां लेकर के एक व्यक्ति पार्टियों को डोनेशन दे रहा है, हम उसे इतना तंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डोनेशन क्यों दी जाती है? आपने तो 1 रुपया नहीं दिया होगा आज तक। आप अपने मन में सोच रहे हैं चवन्नी नहीं दी हमने डोनेशन। ये कौन से इतने इलाही नूर लोग हैं जो आकर के डोनेशंस दे रहे हैं देश के विकास के लिए, हम इतने जागरूक क्यों नहीं? आपके पास कोई आया ही नहीं डोनेशन लेने। एक बड़ी कहानी ये भी है। हालांकि जाने अनजाने हो सकता है कभी आपने डोनेशन दिए हों। जैसे कई बार कॉलेज स्कूल में, जब कॉलेज में ज़्यादातर हम होते थे, तो कोई ना कोई स्टूडेंट यूनियन का लीडर आके कहता था कि आओ आज तुम्हें कांग्रेस ज्वाइन करानी है, NSU या बीजेपी, और इसकी बस 25 रुपया, 30 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, फलाना डमकाना कहते थे ना। और आप आप कहते लिखे 100 रुपया लो यार, पर्ची काटो, वो चला जाता था उधर सब्सक्रिप्शंस के माध्यम से, वो पैसा पार्टी के पास ही जाता था। ओके, तो इस तरह से अनजाने में हो सकता है आपने कभी डोनेट कर दिया हो, वो चला गया हो। इज़ दैट क्लियर? चलो आओ थोड़ी सी इस कहानी को भी समझें कि डोनेशन क्या है। अब हमें रकमें समझ आ गई, 2000 से ऊपर जितना भी है डोनेशन किस माध्यम में? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। बैंक पता लग गया कौन इशू करेगा, सीक्रेसी कहाँ तक है हमें पता चल गया। जिस पार्टी को खुद हाथों से बॉन्ड दे रहे हो उसके सामने तो तुम सीक्रेट रहे ही नहीं, लेकिन बाकी सारी पार्टियों के लिए तुम सीक्रेट हो। ओके, वेरी गुड। चलो अगली लाइन समझो। आपत्ति क्या थी इस पे वो बाद में बताएंगे। पहला सवाल, व्हाई डोनेशन? डोनेशन क्यों होती है देश के अंदर? चलो अब आपको बताते हैं, समझो। देखो, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो सोसाइटी में। जैसे आपने सपोज करो कि आप एक बिजनेसमैन से मिले, वो बिजनेस करता है और वो वहाँ से अर्न करता है, वो उसकी लाइवलीहुड है, इट इज़ देयर लाइवलीहुड, उपजीविका, रोजगार। दूसरी तरफ आप किसी IAS IPS या किसी बैंक ऑफिसर, क्लैरिकल, बी इट एनीवन, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आप सर्विसमैन से मिले। वो सर्विसमैन की भी अपनी एक लाइवलीहुड है, वो जो भी जॉब कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर गिविंग, ओके, इट्स द जॉब। तो विद द हेल्प ऑफ जॉब दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। तीसरा हो सकता है आप किसी प्रोफेशनल से मिले, जैसे हमें काउंट कर लीजिए एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, हम फीस वगैरह आपसे जुटाते हैं, है ना, तो हम वहाँ से अपनी, या कोई लॉयर से मिले आप, वो भी आपसे फ़ीस वगैरह ले रहा है, तो वो उस मदद, उस पैसे से वो अपनी लाइवलीहुड चला रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसकी लाइवलीहुड चल रही है। इसी तरह के लोगों से मिलते हो ना आप समाज में। क्या एक सोसाइटी के रूप में आपको कभी भी ये एक्सेप्टेबल होगा कि आप एक और प्रोफेशन खड़ा कर दें? प्रोफेशन का नाम है पॉलिटिशियन, और वो लिटरली एक प्रोफेशन है, पॉलिटिशियन। और वो लाइवलीहुड कैसे कमाएगा, ज़रा बताना मुझे तरीके। जैसे बचपन से आपका टारगेट है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, अब लाइवलीहुड कमा के बताओ कैसे कमाओगे? ये बिजनेसमैन तो पापड़ का बिजनेस करता है, पापड़ बेच के लाइवलीहुड कमा रहा है, अचार बेच के, बीकानेर वाला। ये सर्विसमैन तो जो है सुबह से शाम अपनी सर्विस दे रहा है, जॉब कर रहा है, IAS है, और वो प्रशासन संभाल रहा है, तनख्वाह आ रही है। ये प्रोफेशनल भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप तैयारियाँ कर रहे हैं, मुझे फ़ीस दे रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस लाइवलीहुड कैसे कमाएंगे, मुझे बताना ज़रा, तरीका क्या होगा? आपने डिलीट कर दिया सोसाइटी में, डोनेशन सिस्टम डिलीट कर दिया, नहीं रहना। अब बताओ ये क्या करेंगे? टेल मी। जिंदा कैसे रहेंगे, परिवार कैसे पालेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, यार बताओ। चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उनका जिंदा रहना, परिवार पालना, खाना पीना छोड़ दो। मैं यहाँ पर अगर एक प्रोफेशनल के तौर पर हूँ तो बिजली का बिल भरने के लिए मैं फ़ीस में से खर्चा निकालता हूँ, कपड़े वगैरह पहन के आता हूँ तो फ़ीस में से ही खरीदता हूँ, और कैमरे वगैरह वाईफाई का खर्चा भी फ़ीस में से निकलता है, किराया इंस्टीट्यूट का भी फ़ीस में से। मतलब जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन तक को सर्वाइव करने के लिए इतना खर्चा है, वो मैं जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उसमें से निकालता हूँ। तो पॉलिटिशियन अगर आप बन रहे हैं
पॉलिटिशियन के तौर पर आपकी अपनी निजी ज़रूरतें या बाकी चीज़ों के लिए तो थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दो पैसे को। पॉलिटिक्स जो करनी है, सभाएं करनी हैं, लोगों से मिलना है, उनके बीच जाना है, उनके मसले सुनने हैं, उन्हें आए को पानी पिलाना है, टेबल देना, कुर्सी देनी, कहीं बैठना, कोई ठिकाना होना, गाड़ी घोड़े पे जाना, सारा खर्चा किधर से आएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो क्या करेंगे इसके लिए? वो ये प्रॉमिस करें वोकल होके, खुल के कि जीत गए ना कल को, तो फिर देखना क्या करेंगे। जितना रोकड़ा कमाएंगे 2 नंबरी से, करप्शन से, तुमको सारे फायदे देंगे। क्या आप जानते बूझते हुए भी ऐसा समाज बनाना चाहते हो? ये होता है, ये सबको पता है, पर जानते बूझते हुए डिक्लेयर्ड मैनर में कोई भी आदमी, अपनी संतान एक समय के बाद गलत निकल आती है अलग बात है, पर कोई भी आदमी जानते बूझते हुए कहता है कि मेरा एम है कि मैंने ऐसी संतान पैदा करनी है कि जो कल को क्रिमिनल बने या रेपिस्ट बने, नहीं ना। वो करते हैं रेप, ये एक फैक्ट है, वो बनते हैं क्रिमिनल, ये भी एक फैक्ट है, वो अलग बात है, पर कोई सोच करके संतान ऐसे पैदा करता है? तो कोई सोच करके ऐसे पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन बनाएगा कि तुमको क्या जरूरत है किसी पैसे की, तुम चले जीतो, है ना, तुम अपना जीतो, जीतने के बाद सारे ठेके, सारे टेंडर तुम्हारे ही अंदर हैं, तुम बांटना फिर 2 नंबरी में, उसमें से तुम अपना सारा खर्चा निकाल लेना, ऐसा कहोगे आप? थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करो कि एकदम जेन्युइन सोसाइटी है, कोई पॉलिटिशियन एक नए पैसे पर आंख नहीं रखता, कहीं कोई तरीका ही नहीं है 2 नंबरी का पैसा कमाने का, और 1 रुपए की कमाई का कोई ऑप्शन नहीं है। अब बताओ, पॉलिटिशियन बनना चाहोगे? अब बनना चाहोगे? कभी नहीं, भूखे मरोगे, कपड़ा पहनने को तन पे नहीं होगा, बच्चे परिवार कहाँ से पढ़ाओगे, पालोगे? क्योंकि लाइवलीहुड का तरीका कहाँ है? कुछ है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो लाइवलीहुड नहीं है। जादू समझा आपने? पॉलिटिक्स एक सर्विस है, सर्विस टू द सोसाइटी। कैसी सर्विस? समाज सेवा टाइप। ये कोई पेशा नहीं है, ये कोई कमाई नहीं है। आई बात समझ में? तो फिर होगी कैसे ये पॉलिटिक्स, ये जानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन ने जब आपको वो सोन पापड़ी का डब्बा बेचा, आपने झट से खोला, फट से अपने छोटे से बच्चे को खिलाया, ये सोचे बिना कि ये जहरीला हो सकता है। इतना आपको उस पर फेथ है, जबकि ना कभी मिले, ना जाना, ना पहचाना। फेथ किस बात पे है? फेथ है कि ये डब्बा किसी इंस्पेक्शन से, रूल रेगुलेशन के चेक से होके निकला है, और इस पर एक्सपायरी डेट लिखी है, अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सत्यापित है कि ये जायज़ है, खाया जा सकता है। वो रूल रेगुलेशंस, वो सारा सिस्टम, प्रोटोकॉल किसकी देन है? द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम है जिससे ये सारी सोसाइटी चल रही है, ये सारे प्रोफेशंस चल रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और पॉलिटिक्स में कोई कमाई नहीं है, तो हम लोग पॉलिटिक्स ही जीरो डिलीट कर देते हैं अपनी सोसाइटी से। इफ़ यू विल डिलीट द पॉलिटिक्स, यू आर गोइंग टू डिलीट योर सेल्फ। खुद को ही डिलीट करने जा रहे हो, रहोगे कैसे? कोई भी नियम के बिना कैसे जियोगे? खानसार का कोई नियम तो होगा, कोई तो करता होगा उसका। सालार मूवी में बता रहा हूं मैं, उसने भी एक निबंध लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही दुनिया में नियम कानून होते हैं। पॉलिटिक्स है तो आप हैं, पॉलिटिक्स नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, वो नियम कानून कौन मैनेज कर रहा है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस संगठन ही वो सारे नियम कानून बनाते या देखते हों, या महंत, द प्रीस्ट, और उसके बाद एक डेडिकेटेड कम्युनिटी ही क्रिएट हो गई हो, द पॉलिटिकल क्लास। वो बाद में देखा जाएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट कि कौन बना रहा, लेकिन नियम तो है, कोई तो है। बिना नियम के चल के बताओ। आई बात समझ में? हड़प्पा सभ्यता में भी कोई तो सील्स चाहिए होती थी बिजनेस में एंटर होने से पहले, जो सील्स क्वालिटी इंश्योर करती थी कि अगर इस पर ये एक सिंगा मोहर लगी है तो ये वहीं से आई है, चीज़ वहीं से आई है और इसमें ये क्वालिटी होगी। ये कौन इंश्योर करता था? कोई तो था। इसी नस्ल की एक ही क्वालिटी की ईंटें बनेंगी, ये कोई तो इंश्योर करता होगा। बांट बट्टों का वजन उतना ही रहेगा, ये कोई तो इंश्योर करता होगा।
आप एक दुकान पर जाते हैं और दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, तीनों दुकान पे एक स्टैंडर्ड 1 किलो का बट्टा चढ़ जाता है और आप कॉन्फिडेंस से सामान लेके आते हैं और आपको पता है सबका वजन एक जैसा होगा। आपको अगर दिखे कि यहाँ के 1 किलो के बट्टे में सामान इतना चढ़ता है, वहाँ पे तो इतना सा चढ़ता है, आप कहेंगे ये धांधली कर रहा है। किसके बेस पे कहा? क्योंकि एक स्टैंडर्ड वेट अपनाया है हमारे देश ने, ये नियम की ताकत से ही तो है, तो उस पर कार्रवाई होगी। आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, कार्रवाई का डर ना हो तो हो सकता है किसी दुकान पे आप जाएं और 1 किलो के बदले में वो आपको 1 हरी मिर्च पकड़ा दे और फिर वो कह दे मेरा वचन ही है शासन। ऐसा ही चलता है यहाँ पे, और हंसे आप पर। कुछ फिल्मों में होता है ऐसा। तो तब आप कहेंगे ये क्या है, ये कोई जंगल का राज है, कोई नियम कानून नहीं है यहाँ पे, ये कैसे जी रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। पॉलिटिशियन का क्या प्रोफेशन होता है? पॉलिटिशियन कमाएगा कैसे, कैसे ज़िंदगी जिएगा? पर उसको छोड़ दो, अपने निजी रूप में नहीं, पॉलिटिक्स के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? जिस पॉलिटिक्स के बिना ये सब हो ही नहीं पाना, पत्ता नहीं हिलना। एक आई बात समझ में? तो फिर आ जाओ अब इनके नाम, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, एवरीवन, सब ये सब अलग अलग। ये सब मिलकर के बनाते हैं एक सोसाइटी, है ना? सोसाइटी है ना? और सोसाइटी का मेन एजेंडा क्या है? मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करना आपस में। जैसे हम इस समय एक मीनिंगफुल एक्सचेंज कर रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, मैं कोचिंग दे रहा हूँ। किसके लिए? आपकी प्रगति के लिए और मेरे जीवन यापन के लिए, मेरी भी प्रगति के लिए और मेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि शिक्षा तंत्र को बेहतर करना। आपके विचारों के लिए कि आप समाज में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और अपनी प्रगति करना चाहते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ मीनिंगफुल, मतलब द पर्पज़ ऑफ द सोसाइटी इज़ टू इस्टेब्लिश मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो वो सारे बिजनेसमैन और सारे टैग मैंने हटा दिए, अब उन सबको मैंने एक नाम दे दिया, द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये स्टूडेंट्स भी हैं, ये बिजनेसमैन भी, सारे दे आर द सिंपल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को क्या चाहिए अपने लिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बिना तो चल नहीं पा रहा ना बॉस। जिम खुला नया नया, जिम में ज्वाइन हुए, जिम का 40,000 रुपये का एनुअल सब्सक्रिप्शन। आपने बोला हाँ जी ज्वाइन कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, 15,000 रुपये उसके टेबल पे रख दिया और बोला चल खोल दरवाज़ा। वो कह रहा है नहीं नहीं सर आपने गलत सुना, 40,000 है, आपने 15,000 दिए हैं, 25 और दीजिए। तो वो आपका मुंह पकड़ के रहा, अबे चल हट, चल खोल, 10 बंदे लेके आए। ऐसे चलेगा? आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, अंदर घुस जा, घुस अंदर। उसके अंदर घुसते ही आप लोकल पुलिस का फ़ोन लगाएंगे कि आना जरा, यहाँ पे देर आर सम गून्स और ये वेंडलाइज कर रहे हैं मेरे जिम को। तो वो कहेगा क्या हुआ? आप कहेंगे ये देखिए मेरी फ़ीस है 40,000, 15,000 रुपये दे के अंदर दगर घुस लिया। पुलिस वाले उनको पीछे से गिच्ची में जो बाल होते हैं वहाँ से पकड़ के लाएंगे, कहेंगे इधर आना बेटे, 40,000 दे के जिम लगाना है तो लगा, वरना अपना 15,000 लेके जा। और यहाँ पे कुछ भी वेंडलाइज किया होगा तो उसके तहत पर्चा अलग से होगा, और तूने ट्रेस पासिंग करी है, घुसा है तू जबरन उसकी संपत्ति में। ये सब नियम कानून है। और उस आदमी को सांस आई, कहता करोड़ों लगा के जिम खोला था, शुक्र है लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेरी संपत्ति, मेरा जान माल सब सुरक्षित है। सो सोसाइटी के मेंबर्स तभी फ्लरिश करते हैं, तभी जी पाते हैं, तभी विकसित होते हैं जब सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशंस में होती है। इसको कहते हैं एक व्यवस्था होती है। यही रूल एंड रेगुलेशन को नाम दिया गया है पॉलिटिकल व्यवस्था, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम। तो सोसाइटी ने खुद इसको पैदा किया और सोसाइटी ने ही अपने मेंबरों में से कुछ मेंबर को कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हो नियम कानूनों के लिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो लोगों के अधिकारों के लिए, आप बहुत अच्छा, आप अपना संगठन बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड। संगठन अर्थात आप बनाओ अपनी पॉलिटिकल पार्टी, और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हम आपके संगठन को अपना योगदान देंगे, क्योंकि ये समाज तभी अनुशासन में चलेगा, नियमों से चलेगा, जब राजनीतिक व्यवस्था बनी रहेगी। राजनीतिक व्यवस्था बनी रहने के लिए राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता होगी, पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होंगी, तभी पॉलिटिकल सिस्टम कैन फंक्शन। और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी वर्किंग के लिए समाज खुद आगे आएगा कि हम वी विल डोनेट फ्रीली फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, वी विल कंट्रीब्यूट आवर पार्ट। हम आपको देंगे योगदान। यहाँ से डोनेशन एग्जीक्यूट होता है, यहाँ से डोनेशन आता है। अगर आप डेमोक्रेसी को एंजॉय करना चाहते हो, दिस इज डेमोक्रेसी।
आई बात समझ में? अदरवाइज छोड़ दीजिए, कुछ मत दीजिए, नो डोनेशन, नो चिल्लम चिल्ली, सब खत्म। एकदम से क्या हुआ, ये सारे मेंबर थे सोसाइटी में से, इसमें से ये मेंबर ने थोड़ा फ्लेक्स किया, उठा, बाहर निकला, बड़ा सा मेंबर हो गया। देखो ये कितना बड़ा महामानव हो गया। इसने सारी सोसाइटी कंट्रोल कर ली, सारी सोसाइटी के रिसोर्सेज भी कंट्रोल कर लिए। ये हो गया राजा, द किंग, ये हो गई उसकी किंगडम। और अब सारे संसाधन राजा के हैं, सारे रिसोर्सेज राजा के हैं। राजा चाहे तो नगर में निर्माण करे, सड़कें बनाए, ना चाहे तो ना करे। राजा चाहे तो सारे रिसोर्सेज अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर ले। और राजा नियम बनाएगा बाकी सबों के जीना कैसा हो, और राजा नियम बनाएगा कि सबको मुझे कितना कर देना है। ऐसे में अब आपको डोनेशन दे दे करके इस राजा को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि राजा तो कर निचोड़ ही रहा है आपसे, क्योंकि राजा कह रहा है व्यवस्था देना मेरी जिम्मेवारी है। राजा ने सेना रखी हुई है, राजा ने सब सिस्टम किया हुआ है। आई बात समझ में? तो इसलिए जनता कह रही है राजा हार गया, नया राजा आ गया, हमें क्या, राजा मजे ले रहे हैं, हमें तो लूट ही रहे हैं। तो राजा प्रजा वाला रिश्ता, तो वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम की जिम्मेवारी राजा ले रहा है अपने ऊपर। राजा कह रहा है मैं देखूंगा, और उसके लिए वो ज़्यादातर किसे, प्रजा को निचोड़ देते हैं, पूरा खा जाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर तो कोई राजा नहीं, देयर इज़ नो राजा, देयर इज़ लोकतंत्र, लोगों का ही तंत्र, द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसिया, पीपल रूल। डेमो मतलब पीपल, क्रेसिया KRATIA, क्रेसिया माने रूल, दो शब्दों से मिलके बना है, पीपल रूल, जनता का राज, लोकतंत्र। ओके, तो दिस तंत्र इज नॉट अ राजतंत्र, इट इज लोकतंत्र, लोगों का तंत्र है ये। तो ऐसे में जब तंत्र ही लोगों का है तो तंत्र लोग ही ना बनाएंगे, तो फिर योगदान भी लोगों ही से ना आएगा, और कहाँ से आएगा? तो पॉलिटिकल पार्टी सारा साल, होल ईयर, एवरी मिनट कितना काम करती है? उसका एक दफ्तर होता है जहाँ पर वो रेगुलर मीटिंग करती है, अपने सारे फॉलोअर्स को एकत्रित करती है, जोड़ती है, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, रूलिंग पार्टी से क्या क्या कराना है ऑपोजिशन वाले वो डिसाइड करते हैं, और रूलिंग पार्टी के मेंबर मिल करके सरकार से क्या कराना है ये डिसाइड करते हैं। तमाम राउंड द ईयर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, दैट पार्टी इज वर्किंग, दैट पार्टी इज वर्किंग, गोइंग टू द मासेज, लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, इश्यूज, एजेंडा। पैसा किधर से आएगा? पैसा किधर से आएगा? पार्टी के कमरे का किराया कहाँ से आएगा? पार्टी के बिजली का बिल किधर से आएगा? पार्टी का जो क्लरिकल स्टाफ पार्टी ने रखा है उसका खर्चा, तनख्वाहें किधर से आएंगी? पार्टी के गाड़ी घोड़े, सब चीज़ें जो चल रही हैं, पैसा किधर से आएगा? मुझे बात बताइए। डोनेशन से आता है। पार्टी के मेंबर, पार्टी मेंबर ही डोनेट कर रहे हैं, करो, कोई कर रहा है, होगा डोनेशन से ही। तो पार्टियां फिर कई बार आम जनता से डोनेशन इतना मोबिलाइज नहीं हो पाता, तो पार्टियां क्या करती हैं? धनवान लोगों को टिकटें देती हैं, क्योंकि धनवान आएगा अपने साथ बहुत सारा चंदा लाएगा। धनवान आएगा 2 करोड़ 4 करोड़ का चंदा देगा, है तो वो भाई मेरे चंदा ही ना, रिश्वत तो नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं, कोर्ट ने कभी इस पर कुछ कहा, ऐसा कुछ गलत बोला? कोर्ट क्या कह रहा है? कहते हैं हमें चंदा है, चंदा उसकी 1 नंबर की कमाई से उसने चंदा दिया, दिया दिया भाई दिया, दैट्स ऑल। लेकिन बिना चंदे पार्टी कैसे चले? तो ज़्यादा लोगों में जाके चंदा लेने के बजाय कुछ लोगों में भी मिल रहा है चंदा, तो उन्हीं को ले लो। इसी नाम पर तो टिकट फिर धनवान लोगों को बंटते हैं। आपने कभी सोचा नहीं? क्योंकि अब एक ही ऑप्शन है, या तो पार्टी, जैसे मान लो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, या तो पार्टी इतनी रिच हो कि अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनावों में जितना खर्चा होना है वो कर पाए। अगर पार्टी उतनी रिच नहीं है, पार्टी को उतना डोनेशन नहीं, तो फिर कैंडिडेट ही उतना रिच हो कि वो अपना चुनाव का खर्चा उठा ले। चुनावों में होर्डिंग लगाने हैं, झंडे बनाने हैं, रूबी कॉने आगे आगे चलानी है, पीछे पीछे बुलेट चलाने हैं, कितने लड़के रैली पे बुलाने हैं, चाय समोसा कोक पिलाने हैं, कितना खर्चा। इमेजिन, किधर से आएगा? टेल मी। इसका एक हिस्सा है सिर्फ चुनाव, वो तो एक बार होता है 5 साल में, बाकी सारा 5 साल क्या होता है? सारा खर्चा किधर से निकलने का? आई बात समझ में? डोनेशन, एक वर्ड है डोनेशन, आएगा, जनता देगी डोनेशन। तो इस तरह से चलता है भाई, ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है, और कोई तरीका ही नहीं है। बताओ,
हम और कोई चीज़ अपना, और कोई तरीका अपना सकते हैं? तो यदि लोकतंत्र आपने बना रखा है और ऐसे में लोगों का तंत्र है, तो उस तंत्र का जन्म भी लोगों से होगा पहला। उस तंत्र को जीवित रखने के लिए उसे जो भोजन आहार चाहिए यानी कि पैसा, वो भी लोग ही देंगे, है ना। और वो क्योंकि किसी लाभ को अर्जित करने के लिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो चंदा कहलाता है। आप जो मुझे दे रहे हैं वो फीस है, आपने जो बिल भरा वो पेमेंट है, लेकिन ये तो भैया डोनेशन है, क्योंकि आप जो दे रहे हैं बस दे रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए, बदले में कुछ लेना थोड़ी ना है उस पार्टी से। डिक्लेयर्ड कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि लाभ लेने के लिए चंदा नहीं दे रहे हैं, चंदा है देश प्रगति करे, संगठन बने, अच्छे से काम हो। मैं इस पार्टी की विचारधारा से सहमत हूँ और मुझे लगा कि यह पार्टी देश की प्रगति के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है, मैंने अपनी कमाई से 5 करोड़ का ऐसे चंदा दे दिया। मतलब घोषित तो यही है कि वापस में कुछ सर्विस, ऐसा नहीं ना जैसे कि आपने जाकर के 100 रुपया दिया और उसे बोला दीजिए छोले भटूरे, ऐसे जाके आप पार्टी को कह लीजिए 1 करोड़ दीजिए टेंडर, ये तो हुई पेमेंट भैया। लेकिन आप बस दे ही रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि आप बस दे ही रहे हैं वापस। कोई क्विड प्रो को, यानी कि कोई क्विड प्रो को, ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब है कुछ के बदले कुछ। ये तो नहीं कर रहे आप समथिंग फॉर समथिंग, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, नहीं ना, आप तो बस ऐसा डिक्लेयर, हालांकि कोर्ट ये कह रहा है कि होता इसी के लिए है, लेकिन ऐसा कोर्ट को लग रहा है, आशंकाएं हैं, पर कोई कह के तो नहीं करता ऐसा, समझ रहे हो ना। इसलिए इसके लिए शब्दावली क्या है? चंदा। आपने जब स्टूडेंट के तौर पर वो कोई पार्टी ज्वाइन करी और उसको जो सब्सक्रिप्शन का पर्चा फड़वाया 200 रुपये का, उसको दिया, बड़ा फिलेंथ्रोपिक होके दिया आपने देश के हक में। मतलब आपको क्या था कि ये जो कॉलेज में जिस भाई की चलती है, ये भाई की नज़र में मैं आया हूँ, इस भाई ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई है, कल को कॉलेज में जब कोई 3-5 करेगा, भाई को बुलाएंगे कैंटीन में जाके, भाई आएगा। तो आपने बदमाशी के बेनिफिट में वो किया कि कोई कॉलेज में हाथ ना डाले, उधर घूमता रहूँ, अपनी इंजॉय करूं, तो कोई कुछ बोले तो एकदम से उसको पता लग जाए कि पता है कौन हूँ, NSUI ABVP का मेंबर हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे छोटा वाला क्विड प्रो को, लेकिन आपको कोई कहे कि भाई सब्सक्रिप्शन विचारधारा के आधार पे ले रहा है तू, हमारी पार्टी की विचारधारा है, पर कॉलेज में तेरा पंगा पड़ जाए, तू कुछ करे, कुछ फलाना ढमकाना, हमने आना नहीं है तेरी गलत बातों के चक्कर में, फिर आप कहेंगे भाई फिर ठीक है, अपना विचारधारा लेके निकल भाई, अभी तो मुझे खुद पता नहीं चला विचारधारा क्या होती है, समझ आई, इतनी भारी भारी बातें मत कर मेरे सामने। तो ये कहानी, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। छोटे मुन्ना होते हो तो कॉलेज में वो वाली फूक लेनी होती है कि भाइयों के बीच चलता हूँ थोड़ा, 2 दिन कॉलेज में, हफ्ते में 2 दिन ही दिख जाएगी, उनके साथ चल रहा हूँ थोड़ा कॉरिडोर में, सबने देख लिया, अब फिर ठीक है, सेट हो गया कि ये उनके साथ रहता है, ख़त्म कहानी। और वो भी कहेंगे कि अगर रहता है तो फिर आया भी कर, रैली में आया कर, 2-4 अपने क्लास के लड़के लेके आया कर, क्योंकि उन्हें भी अपने बड़े आकाओं को दिखाना है कि हमारे पीछे सपोर्ट कितना है। बड़े आका कहते हैं युवाओं को लाइए, कुछ सब्सक्रिप्शन लाइए। ये आका फिर कॉलेज आके कहते हैं अपने क्लास की लड़कियों को भी बोलना पार्टी ज्वाइन करें, हमारी पार्टी की विचारधारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। कहेंगे हाँ ये सही है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम ये कह के तो नहीं करते कि हमें कुछ क्विड प्रो को चाहिए, बट अल्टीमेटली वो हिडन होता है, पर कहा तो यही जाता है कि ये तो बस मुक्त रूप में दिया जा रहा है, लाभ की किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ के, तो ये चंदा है, इसलिए शब्द है चंदा। अब समझ में आया? डोनेशन, जैसे ईश्वर की गोलक में डाल दिया, अब डाल दो, अब घर जाओ, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? गुप्त दान या दान, क्योंकि वो मन में तो आप बहुत कुछ मांग लेते हो ईश्वर से कि मैं 125 का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, इस बार का पेपर देख लेना, बट वो ठीक है, भोले अच्छे हो, करते हो, अच्छी बात है, पर ईश्वर तो अब वहाँ नहीं आए ना पेपर आपका निकलवाने, वो तो पुरुषार्थ से निकलेगा, और ईश्वर ने आप में पुरुषार्थ की कृपा करनी है, वो तो मेहनत आप ही की है, इसलिए वहाँ भी नाम है चंदा, वहाँ भी नाम क्या है? चंदा। इस तरह से ये शब्द चंदा चंदा काम करता है, समझ में आई? डोनेशन, जिसको दे दिया और फिर भूलो, अब बदले में लाभ मांगने मत चले जाना, इतनी बात समझ में आ गई? तो एक सोसाइटी की ये ज़रूरत भी है कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत रेगुलेट हो,
और ये एक तो ये तो उसकी ज़रूरत है, दूसरा ये उसका दायित्व है कि वो उस पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखे, वरना सोसाइटी स्टेटलेस हो जाएगी। सो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी टू क्रिएट द स्टेट। स्टेट जो स्टेट क्या है? नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं, नियम कानून बनाने वाली संस्थाओं में बैठने वाले लोग, ये तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है? द स्टेट। सो इंडियन नेशन यानी कि इंडियन सोसाइटी की ये जरूरत भी है कि वो इंडियन स्टेट बनाए, और नियम कानून बनाने वाले लोग, नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं और नियम कानून, इन सब के बेस में क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग आइडियोलॉजी, तो अलग अलग विचारधारा, क्योंकि लोकतंत्र में सारी विचारधाराओं को एक्सेप्टेंस है। आओ तो जिसकी जो विचारधारा है वो अपनी उस विचारधारा पर आधारित अपनी पार्टी बना लेता है। और इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियां फिर क्या लड़ती हैं? चुनावों में जीते हुए लोग जाकर के बैठते हैं संसद में, एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर स्टेट का वो एलिमेंट काम करता है, संसद में बनते हैं नियम कानून, बन गए नियम कानून। अच्छा, दूसरी बात, संसद में जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो बनाती है सरकार, तो फिर स्टेट का दूसरा नियम पूरा होता है कि अलग अलग दफ्तरों में बैठे हुए अलग अलग पदाधिकारी सरकार से ही आते हैं। और तीसरी चीज, अलग अलग तरह की संस्थाएं, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो नियम कानून बनाना है या इंस्टीट्यूशंस बनानी है, इंस्टीट्यूशन में बैठने वाले लोग आए, ये सारी चीज़ों के बेस में है हमारे देश में पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के वाया। तो इसलिए उन पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करना इस सोसाइटी की ज़रूरत भी है और इसकी जिम्मेदारी भी है। अदरवाइज स्टेट ही नहीं रहेगा, स्टेट ही नहीं फंक्शन करेगा, स्टेट सिस्टम खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा कह दिया जाए, अभी एक ऐसा लॉ आ जाए कि 1 सिंगल रुपया किसी पार्टी को डोनेशन देने का रूल खत्म हो गया। एक तरफ से ये फरमान आ जाए, दूसरी तरफ से कोई ऐसा लीडर आ जाए जो इंश्योर कर दे कि किसी चैनल के वाया कोई पार्टी पैसा ले भी नहीं पाएगी। फिर पार्टियां जनता के द्वारा नहीं चलेंगी मेरे बच्चे, फिर पार्टियां घरेलू हो जाएंगी, फिर बिजनेस हाउसेज अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, द अंबानी पार्टी। आप ऐसा चाहते हो क्या? दोबारा से राजघरानों में जाना चाहते हो क्या? दोबारा से फिर उसी टाइम में वापस जाना चाहते हो जहां पे डायनेस्टीज का रूल था? फिर बड़े बड़े, हो सकता है एक बड़ा सा मारवाड़ियों का संगठन खड़ा हो जाए कि कोई जनता पैसे ना दे दे, हमारे पास अपना बहुत पैसा है, द मारवाड़ी पार्टी, द ग्रेट मारवाड़ी पार्टी। ऐसे में वो पार्टी तो फिर मारवाड़ियों के लिए काम करेगी। द अंबानीज, द वाधवास, द वाडियास जैसे आईपीएल की टीमें जनता के चंदे से नहीं बनी, अपने निजी पैसे से बनी है, तो उनका मुनाफा भी किनको जाता है? जिन प्रमोटर्स की वो टीमें हैं। आप ऐसे चाहते हो देश में? ऐसा चाहते हो? बताओ। तो अगर आज ये नियम खत्म कर दूं ना कि देश के जनता के पैसे से, चंदे से पार्टियां नहीं चलेंगी, फिर पार्टियां किधर से चलेंगी? घरानों के दम पे, निजी पैसे से। फिर निजी पैसे से जब पार्टियां चलेंगी तो फिर वो निजी रूप में ही देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगी, और फिर आप उन पार्टियों से बनी सरकारों से कर लेना जो एक्सपेक्ट करना है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके ये व्यवस्था रखी गई कि पार्टियां जनता से जुड़े, ये मैकेनिज्म पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी को और साउंड बनाए और एनहांस करे और रिच बनाए, और डायनेस्टिक रूल ना आए, जातियां, डायनेस्टीज, किंगडम्स, कम्युनिटीज़ ही इस तरह से रिसोर्सेज को ना कंट्रोल कर लें, ये स्प्रेड हो अथॉरिटी लोगों के बीच में। इसलिए ये सिस्टम बनाया गया कि 1 रुपये भी चंदा दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, आओ। आई बात समझ में? दैट इज़ द सिस्टम। ये सारी कहानी समझ में आई? इसलिए ज़रूरत है भाई, हमारी जिंदा रखनी पड़ेंगी पॉलिटिकल पार्टियां हमें, और चंदा देना पड़ेगा। हम नहीं देते, अगर आपको पता लगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने देना बंद कर दिया, जैसे आप कहेंगे सर मैं नहीं देता हूँ, ज़िंदगी में कभी दूंगा नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है यार, महीने में दिलवा ना दे तो हमें कहना, तू नहीं देता और देना भी नहीं, 1 महीने में चंदा दिलवा देंगे तेरे से। कैसे? सुनो, अब सपोज करो कि एक एरिया है, उस एरिया में सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट और कंपनीज ने ठान लिया कि हमने किसी पार्टी को कोई चंदा नहीं देना, हमने किसी पार्टी को कोई चंदा नहीं देना। और आम जनता तो चंदा दे ही नहीं, हम तो घोड़े बेच के सोए हुए हैं घरों में, ना बिजनेस घर आने, ना कोई भी एक परिवार या कोई घराना, कुछ नहीं, चंदा कोई दे नहीं रहा है और हम भी नहीं दे रहे। उस एरिया में पॉलिटिकल पार्टीज का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एरिया। तो ऐसे में आप उस इलाके में
किसको अप्रोच करेंगे नियम कानून बहाल कराने के लिए? जंगल का राज वहां होगा कि नहीं होगा? आप किसको अप्रोच करेंगे? आपको कभी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप क्या करते हैं? अभी तो वैसे मैंने ये बताया, अभी तो बहुत मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है, पार्टियां मर भी जाएंगी तो मीडिया रहेगा, दूसरा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन तो रहेगी, लेकिन इन सब के बेस में तो पॉलिटिक्स ही है ना। पॉलिटिक्स है तो ही स्वतंत्र मीडिया भी है। अगर वो वाली पॉलिटिक्स साफ कर दो तो फिर चीन में ले आओ स्वतंत्र मीडिया, चीन में क्यों नहीं है? और फिर अगर वो वाली पॉलिटिक्स से साफ कर दूं तो प्रशासन को बनाओ अपना हिमायती, प्रशासन भी राजघराने के हक में काम करेगा। बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे किंगडम्स हैं और प्रशासन उन्हीं के विचारों पे काम करता है, जनता को उसके अनुरूप चलना पड़ता है। तो अभी मैंने एक सिनेरियो बताया सिर्फ, हालांकि आपके यहाँ बहुत से इंस्टीट्यूशंस और भी हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो फिर उन नरभक्षियों से, उन गुंडों से, उन हर तरह के एक एनर्किस्ट एलिमेंट से आपको कौन बचाएगा? अगर कोई संगठन ही ना रहे, कोई नियम कानून ना रहे, फिर आप अपने भीतर से एक व्यक्ति खड़ा करेंगे और उसको कहेंगे कि हम सब तुझे समर्थन देते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, तेरा रहन सहन, खान पान, उठना बैठना हम सपोर्ट करेंगे, तो खुद को मजबूत कर और हमारी सुरक्षा कर। तो फिर आपको देना पड़ेगा, हमें ये करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अगर हमें नियम में रहना है, अगर हमें किसी के अधीन नहीं आना है, हम अगर स्वयं राज्य अपने बना के रखना है तो ये करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। अगर स्वाधीन रहना है तो, वरना ताकतवर अपने अधीन ले आएगा। तो पहले समूह में आपने देखा होगा, पहले बीसी पीरियड की बातें बता रहा हूँ, कुछ राजघराने थे, लेकिन जनता को उन राजघरानों का नियम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पॉपुलरली किसी बंदे को खड़ा किया और उसे गद्दी पर बैठा दिया। हो सकता है गोकुला की एक कहानी ऐसी हो, एक व्यक्ति था उस जमाने में भी, ये बीसी पीरियड की बातें हैं। उन्होंने, जनता ने खुद एक बंदा खड़ा कर दिया कि नहीं, हमें नहीं पसंद ये राजघराना सिस्टम, गद्दी पर बैठने वाले लोग ये करप्ट हैं, हम तुझे सपोर्ट करके हम बैठा रहे हैं, तू हमारे हक की बात करना। तो जनता ने समर्थन, जनता ने उसके परिवार, उसके बच्चे, उसका खान पान का ख्याल रखा। जनता टेक केयर करेगी। जैसे जिस इलाके में, जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी इलाके में कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता है, कोई टीचर को सपोर्ट सारी जनता कर रही है कि आप पढ़ाओ हमारे बच्चों को और उन्हें बेहतर बनाओ, हम आपकी देख रेख करेंगे। अपनी बेहतरी के लिए समाज आता ही है आगे और उस व्यक्ति को या उसके विचार को या उसकी व्यवस्था को सपोर्ट करने लग जाता है। आई बात समझ में? आप वो करते ही हैं तो आप ऑटोमेटिकली करें। पर अभी कोई कर रहा है इसलिए आपको टेंशन कोई नहीं, क्योंकि अभी आते ही नहीं मोदी जी आपके पास, है ना। वो कहते हैं भाई अभी तो अपना ही देख लो, बहुत है ना। और आप टैक्स वगैरह दे रहे हैं, आप कह रहे मैं टैक्स तो दे ही रहा हूँ। भैया जो टैक्स देते हो ना, वो स्टेट को रन करने के काम आता है, पॉलिटिकल पार्टियां थोड़ी ना। जो भी रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू सोर्सेज गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है, उस पर तो राइट इंडिया का है, यानी कि उस पर तो राइट नेशन का है। उसमें से एक भी रुपया पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना ले लेगी। वो तो गवर्नमेंट फंक्शन में यूज होगा ना, गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, सड़कें बनाना, एयरपोर्ट बनाना, शिक्षा देना या कुछ भी। पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है ना। तो जैसे बीजेपी इस समय में एक पीपी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है, और बीजेपी ही की पार्टी इस समय सरकार में भी है। तो सपोज करो इस बार देश को 10 लाख करोड़ रुपया टैक्स मिला, भाई उसमें से 1 रुपया भी, बीजेपी की सरकार है पर उसमें से 1 रुपया भी वो बीजेपी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा ना दे देंगे कि वाह 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 इस बार देश को टैक्स बहुत आया है, ये लो 2 लाख करोड़, ऐसा थोड़ा ना। क्यों? क्योंकि देश के 1-1 रुपए पर देश की जनता का हक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो इसलिए जो भी पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, वो पैसा 1-1 रुपया संसद की अनुमति से ही खर्च होता है। जितने भी इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं उन्हें संसद में प्रस्ताव रखना पड़ता है बजट के रूप में, और एक एक काम के लिए पैसा सैंक्शन कराना पड़ता है। और सैंक्शन हुआ पैसा वहाँ लगा कि नहीं लगा, जहाँ लगाने के लिए पैसा लिया था, उसकी इवेल्युएशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई एक बॉडी कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग ये रिपोर्ट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही सत्ता में है और उसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री भी, तो कैग ये रिपोर्ट किसी मंत्रालय या प्रधानमंत्री को नहीं देते, सीधे राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसे संसद में रखते हैं ताकि देश की जनता को दिखे।
ये है देश से जन पैदा हुए धन का फॉर्मूला, क्योंकि वो देश का पैसा है। पॉलिटिकल पार्टी कैसे चले? वो चलेगी चंदे से। ओके, तो कई लोग कहेंगे मैं साल का 3 लाख करोड़ रुपया टैक्स भरता हूं, मैं चंदा क्यों दूं? वो टैक्स भरते हो जिससे देश के काम हो रहे हैं, चंदा जिससे पार्टियों का काम होगा। पार्टियां हैं तो वो लोगों को पॉलिटिकली अवेयर कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, अवेक कर रही हैं। वो सारा दिन, जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। सपोज करो कि आपके देश में एक सरकार है और देश की सरकार ने एक नियम बनाया, सरकार ने ये नियम बनाया कि हम वैक्सीन बनाएंगे और वैक्सीन सबको देंगे, लेकिन इतनी कीमत पर देंगे। लेकिन संसद में हो सकता है विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों ने उन पर दबाव बनाया कि भारत सोशलिस्ट टेंडेंसी भी फॉलो करता है, इसलिए वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है सरकार को। सरकार पर दबाव बनाया और वह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। आप तो नहीं गए थे ये कहने सरकार को, आप तो नहीं गए घुसे खुद संसद में। आपके विषय में ये पक्ष किसने रख दिया? पार्टियों के नुमाइंदों ने, पार्टियों ने रखा। कुछ भी देश में हो रहा है, देखो आप अपनी अपनी निजी जिंदगी में फंसे हुए हो, लेकिन उन मुद्दों पर सड़कों पर उतर रहा है कौन? प्लेकार्ड पकड़ के खड़ा है कौन? बहस कौन कर रहा है? सारी पार्टीज, उन पार्टीज के मेंबर्स, है ना। कहीं किसी पर अत्याचार हुआ, किसी का बलात्कार हुआ, वहां पर जमीन पर कौन उतरा हुआ है? पार्टीज। आप तो अपने अपने शहर में अपने घर पे हो। लेकिन थोड़े दिन अगर आप लगातार देखो कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई पार्टी आ ही नहीं रही, कोई कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसे तो कल को मेरे साथ भी होगा, फिर आप वरीड होंगे, फिर शायद आप भी वहां जाना शुरू हो कि किसी को तो उतरना पड़ेगा जमीन पे, ये तो गुंडा राज हो गया ऐसे तो अभी ये सारे काम पार्टियां कर रही हैं, समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से वो पैसा किधर से आना है, ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए देश के अंदर सोसाइटी जिसके कि मेंबर आपस में मीनिंगफुल एक्सचेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास होता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। और इन एक्सचेंजेस को मीनिंगफुल बनाए रखने के लिए उन्हें रूल, रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस और पोर्टफोलियो होल्डर्स चाहिए। ये रूल, रेगुलेशंस, इन इंस्टीट्यूशंस और उन पोर्टफोलियो होल्डर्स को मिला के कहते हैं द स्टेट, राज्य। ये राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था ही है। इस राजनीतिक व्यवस्था के कोर में इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, और उनके फंक्शनिंग के लिए उनको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट। इसलिए सोसाइटी की ये नीड भी है और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उसे डोनेशन करते हैं, और इसी तरह से फिर पार्टीज़ वर्क करती हैं और देश का लोकतंत्र चलता रहता है। तो पहले तो ये डोनेशन वाला खेला हमने सारा समझाया, ये इतना विस्तृत है कि मैं 2 घंटे और समझाता रहूँ, यही अकेला ना ख़त्म हो, पर अभी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इतना बहुत था, ये डोनेशन। ओके, अब डोनेशन पहले भी होते होंगे, उसके लिए कोई नियम अलग होता होगा। उसमें ये देखा गया कि भाई जो मनी है जब वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाती है तो देखो लाइट चली जाती है। मनी जब पॉलिटिक्स से जुड़ जाती है तो लाइट चली जाती है, बताओ, अंधकार आ जाता है ना। पैसा और राजनीति अगर गलत मायनों में जुड़ जाएं तो अंधकार छा जाता है, जैसा अभी छा गया। इसी को अंधकार कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसी अंधकार को दूर करने के लिए देखिए आपने कितना प्रकाशमान कर दिया इस कमरे को, अलग अलग प्रकाश जगाए, मतलब आप जागरूक हुए, आपने जागरूकता फैलाई और आपने ये पूछा कि मनी और पॉलिटिक्स में ये कैसे रिश्ते बन रहे हैं, ज़रा बताओ हमें। और इसी प्रकाश में मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मनी और पॉलिटिक्स का कभी भी एक नेगेटिव रिलेशन ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि ये इंश्योर किया जाए कि ये मनी जो पॉलिटिक्स में डाली जा रही है ये किस रूट के वाया कमाई गई है। फर्स्ट, जो पॉलिटिक्स में पैसा डाल रहा है डोनेशन के नाम पर, उसकी इंटेंशंस जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो अपने लिए कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। ये सेकंड एलिमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पैसा एक्सेस कर रही हैं वो पैसा किन आइडियोलॉजीज़, किन ग्राउंड्स के बेस पे, देश में क्या करना, कोई हथियारबद्ध विद्रोह के नाम पर तो नहीं पैसा आ रहा उन्हें, मतलब वो कोई आर्म्ड रिबिलियन की सोच रखती हैं, इसलिए भारी पैमाने पर जो भी लोग उनसे आर्म्ड रिबिलियन कराना चाहते हैं वो अंदर खाते पैसा दे रहे हैं उनको। तो मतलब अगर पार्टीज़ फंड्स एक्सेस कर रही हैं तो उन पार्टीज़ की खुद की आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मनी और पॉलिटिक्स के रिश्ते को इतना सरल नहीं लेना। मनी पॉलिटिक्स में किस रूट के वाया आई है, वो पैसा कैसे कमाया गया है, ये जानना ज़रूरी है।
जिन्होंने दिया है उनकी इंटेंशन क्या है ये जानना ज़रूरी है, जिन्होंने लिया है किस विचारधारा के तहत लिया है ये जानना ज़रूरी है, और किस किस ने दिया है, मतलब वो कितना वाइड स्प्रेड है, क्या सभी जुड़ रहे हैं राजनीति से। क्योंकि पॉलिटिक्स तब तक ट्रांसपेरेंट और तब तक अकाउंटेबल बनी रहती है, पारदर्शी और जवाबदेही बनी रहती है, जब तक पॉलिटिक्स पार्टिसिपेटरी बनी रहती है। मतलब सबका शामिल होना जरूरी है राजनीति में, सबको इंटरेस्ट लेना जरूरी है, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनेगी। एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इंटरेस्ट लिया और कोर्ट में इतने साल तक केस लड़ा, और उस केस लड़ने की बदौलत ही आज हुआ ना फिर कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इसे किया ना, आखिर किन्हीं ग्राउंड्स पे ही किया। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट और रिच बनाने के लिए तो एक एसोसिएशन ने रोल प्ले किया, और मतलब पार्टिसिपेशन किया उन्होंने, और पार्टिसिपेशन किया तभी ना पॉलिटिक्स और ज़्यादा रिच हुई, और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हुई। अगर ऐसे सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कोई पार्टिसिपेट ना करे, कोई रुचि ही ना ले। मैंने कहीं पढ़ा सुना और जाना है कि आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उस पर ध्यान देना छोड़िए। आपको अपनी सेहत बर्बाद करनी है, सेहत पे थोड़े दिन ध्यान देना छोड़िए, सेहत ख़त्म। आपको अपने शरीर के किसी अंग जैसे कि बालों को ही बर्बाद करना है, ध्यान देना छोड़िए, बाल गए। तेल लगाना, उनकी केयर करना, न्यूट्रिशन खाना छोड़ दीजिए। आपको घर के कोई कमरे या कोई कोना बर्बाद करना है, ध्यान देना छोड़िए, बर्बाद। सेक लगेगी, दीमक लगेगी, सीलन लगेगी, ख़त्म। आपको अपनी गाड़ियाँ बर्बाद करनी है, ध्यान देना छोड़िए, थोड़े दिनों में ही बर्बाद। कोई भी चीज़ पर आप ध्यान देना छोड़िए, वो बर्बाद। ऐसे ही राजनीति कब तक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनी रहेगी, जब तक हम देशवासी जिन्होंने अपने लिए राजनीति बनाई थी उस पर ध्यान देंगे, मतलब हम उसमें शामिल होंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमने शामिल होना बंद कर दिया, हमने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, ध्यान देना बंद कर दिया, तो उसको कुछ ही लोग सैबोटेज कर लेंगे, फिर अपने हाथ की कठपुतली बना लेंगे, और फिर जब वो उसे अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, अपने हित में, फिर आपको होगा हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चारों तरफ क्या हो रहा है। ये चारों तरफ इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद ही हक छोड़ा उस चीज़ पे, आपने हक छोड़ दिया, किसी ने जमा लिया, अब बैठे रहो मुँह उठा करके। घर में साइकिल कड़ा था, तुमने कपड़ा उपड़ा मार के साफ करना बंद किया, तुमने उसे कबाड़ कर दिया, किसी ने ध्यान दे दिया, उसने 3 दिन चमकाया, अब वो चलाता है, अब तुम्हें बड़ा चुभता है, ये तो मेरा साइकिल है, मेरा नहीं, तेरा होता तो वो कैसे चला रहा है, वो चला इसलिए रहा है, उसने ध्यान दिया, उसने अपना बना लिया, तुम भी बना लेते, तुम्हारा तो था वो। अगर दोनों ध्यान देते रहते तो दोनों का होता, बराबर बराबर का होता। तो पार्टिसिपेटरी होना बहुत जरूरी, इसलिए कितना वाइड स्प्रेड है डोनेशन का दायरा, ये जानना बहुत ज़रूरी। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स को जाने बिना, मतलब राजनीति में लगने वाला पैसा केवल करेंसी नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ नॉट ओनली द मनी, इट इज़ हैविंग मेनी टाइप ऑफ पर्पसेस, मेनी टाइप ऑफ इंटेंशंस, इसके कई रिजल्ट्स आते हैं आगे जा करके, इसलिए उससे राजनीति प्रभावित होती है। तो वो पैसा सिर्फ राजनीति को चलाने के काम नहीं आता, वो राजनीति को प्रभावित करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उस राजनीति को किस दिशा में प्रभावित करना चाहता है, अपने निजी हित में, वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रभावित करना चाहता है, या अभी भी उस पैसे का मकसद जनहित को ही प्रमोट करना है, क्योंकि वो पैसा प्रभावित करने की क्षमता रख रहा है। अगर हमने उस पैसे के पीछे की मंशा को पूरा ना जाना, तो इट इज़ नॉट सिंपली द इन्फ्यूजन ऑफ मनी from some members to the parties, no, it is all about the arrangement, it is all about the ideology, it is all about the intentions, and it is the responsibility of the awakened society in context of parliament, judiciary and the media कि वो इस बात का ख्याल रखें कि पैसा किधर से आ रहा है, किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है, तभी वो पैसा चंदा बना रहेगा। अदरवाइज वो पैसा क्रोनी कैपिटलिज्म का आधार बनेगा, क्विड प्रो को का आधार बनेगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करने का आधार बनेगा, और वो मनी एंड मसल पावर बन करके आपकी डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल सिस्टम्स को खा जाएगा, वो इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करेगा, और एक दिन लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि ये मैटर कोर्ट में पहुँचा। ओके, तो ऐसे में अब होता क्या था, अब तक एक नियम है, दैट इज़ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 29A।
ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 1951 सेक्शन 29 के तहत बहुत सारे प्रोविजन है हमारे देश में चुनाव के। मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े नियम हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े नियम हैं, एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, रजिस्टर्ड पार्टी, बस इसमें ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, PRA 1951। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 29 ए के तहत 2017-18 से पहले क्या था? 2017-18 से पहले एक नियम था कि 20,000 रुपीज़ 20,000 तक जिसने चंदा दिया है उसकी जानकारी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, मतलब उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन या आगे किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 20,000 की अमाउंट से बड़ा चंदा है तो उसकी पूरी जानकारी देनी है। तो उस एक्ट में 20,000 तक की राशि के तहत जानकारी की ज़रूरत नहीं है, पर 20,000 से अबव आप गए तो जानकारी मिलेगी। तो ये जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई है, इसके तहत हमने ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 29A को अमेंड कर दिया, और अमेंड करके ये रूल डाला, वो रूल ये डाला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जितनी भी राशि दी गई है उसका डाटा या वेरवा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले नियम था 20,000 तक की राशि की कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब नए नियम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 20 करोड़, 20,000 करोड़, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया है उसकी आइडेंटिटी रिवील करने का नहीं, सीक्रेसी, डन। तो इसलिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हुए अमेंडमेंट को रिवर्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द नहीं की है, उसने जितनी अमेंडमेंट की गई थी इस स्कीम के वाया वो भी सारी रिवर्ट कर दी है, यानी कि पहले वाला स्टेटस वापस रिस्टोर हो गया। ओके, अब ये नया नियम लागू नहीं होगा। इसी अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि कंपनीज एक्ट 1956 और फिर 2013 में भी उसमें बदलाव किया गया। आप उसको कंपनीज एक्ट 2013 के रूप में लीजिए। इसमें एक बदलाव किया गया, वो बदलाव क्या था? पहले नियम ये था कि जो कंपनियां घाटे में जा रही हैं वो तो डोनेशन कर ही नहीं सकती थी। कैसे? क्योंकि डोनेशन कौन कर सकता है? पिछले 3 सालों से जिस कंपनी ने उसका जो भी रेवेन्यू, जो भी उसको आमदनी हुई, उसका लगातार 3 सालों के अंदर 7.5% उसने एवरेज प्रॉफिट अगर दिखाया है, 7.5%, तो वो डोनेशन कर सकती है। ये फर्स्ट। ओके, नहीं 7.5% वाली फिगर यहाँ नहीं, सुनो, लास्ट 3 सालों से अगर उसने नेट प्रॉफिट दर्ज कराया है तो फर्स्ट वो एलिजिबल है डोनेशन के लिए। इज दैट क्लियर? वो एलिजिबल है। और कितना कर सकती है? ये था दूसरा सबसे बड़ा खेल। हमने कैसे ये इंश्योर किया कि कंपनीज पॉलिटिक्स को कंट्रोल ना कर लें, कॉरपोरेट हाउसेस पॉलिटिक्स को कंट्रोल ना कर लें। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बनी रहे। ये क्विड प्रो को या क्रोनी कैपिटलिज्म जिसमें उद्योग जगत, बिजनेसमैन, उद्योग घराने यानी कि कैपिटलिस्ट सेक्टर, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स, इनके बीच में सांठगांठ हो जाती है। पहले वो पैसा लगाते हैं, इन्हें इनकी पोजीशनों तक पहुंचने में मदद करते हैं और फिर बदले में उनसे लाभ कमाते हैं। ये है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं थी कि हमने डोनेशन सीमित रखा था। तो पहले तो शर्त है कि घाटे में जाने वाली कंपनी कैसे डोनेट कर सकती, पहले तो वो कर ही नहीं सकती, इसलिए 3 साल से उसने प्रॉफिट कमाया, ये शर्त थी। अच्छा, दूसरी शर्त क्या थी? जितना प्रॉफिट कमाया है उसके 7.5% से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकती, ये पहली शर्त। दूसरा, जितना रेवेन्यू है उसका, जितना रेवेन्यू है उस, या तो 7.5%, और दूसरा जितना रेवेन्यू है उसके 10% से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकती। जितना कुल रेवेन्यू उसके 10% से ज़्यादा नहीं कर सकती, जितना प्रॉफिट कमाया उसके 7.5% से ज़्यादा नहीं कर सकती। अब जो अमेंडमेंट हो गई कंपनीज एक्ट, उसके तहत क्या हो सकता है? उसके तहत कंपनी मुनाफा कमा रही है नहीं कमा रही है, शर्त मिटा दी गई। मतलब कोई भी कंपनी, इवन द शेल कंपनीज, फर्जी तरीके से बनाई गई कंपनियां जो सिर्फ डोनेशन के पर्पस से ही खड़ी की गई होंगी, वो भी अब इसमें, मतलब वो व्यापार कर रही हैं कि नहीं, वो कोई मुनाफा कमा रही हैं ज़मीन पे कि नहीं, वो असल में कोई कंपनी है कि नहीं, इस पर संशय पैदा हो गया, डाउट। तो ऐसे में ये पहला बदलाव। अच्छा, दूसरा बदलाव,
प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेट कर सकती हैं, रेवेन्यू का 10% क्लॉज डिलीटेड, कितना भी डोनेट कर सकती हैं, डोनेट एंडलेस अमाउंट। तो कंपनीज एक्ट में हुए ये बदलाव भी रद्द हो गए हैं, ये भी वापस चले गए हैं, पहले वाला नियम लागू हो गया है। 3 साल से मुनाफे में हैं सिर्फ तो ही डोनेट कर सकती हैं, और प्रॉफिट का 7.5% उससे ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकती हैं। ओके, तो एंडलेस डोनेशन भी ख़त्म कर दिया। घाटे में चल रही हैं कंपनियां तो डोनेट ही नहीं कर सकती, ऐसे में शेल कंपनियों के बनने का भी चांसेस कम हो गया। तीसरा, इस बार के इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत ये था, अब तक हमारे देश में चुनावों में विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां पैसा नहीं लगा सकती थी, क्योंकि हमारे देश के चुनाव हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करके अपने हक अपने हित में फैसले ना कराएं, क्योंकि चुनावों का उद्देश्य नागरिकों की एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट हो, ये इंश्योर करना होता है। लेकिन इस बार के इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम के तहत कोई भी जो विदेशी कंपनी है उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है वो पैसा लगा सकती थी। तो विदेशी कंपनी की अगर कोई इंडियन सब्सिडरी है वो डोनेट कर सकती है, तो ऐसा हो सकता था। और डोनेशन की सीमा कोई नहीं है, अब डोनेशन की सीमा तो हो सकता था कि विदेशी कंपनियां इंडियन सब्सिडरी के नाम पर नकली जाली शेल कंपनियां बना करके तमाम पैसा डोनेट करें और अपने हितों को साधें। कल को भारत में आने के लिए कई तरह की क्लियरेंसेज, कई तरह की प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज, तमाम चीज़ें, लेबर लॉज में बदलाव करवाना, ट्राइबल्स के अधिकारों का एनक्रोचमेंट करना, कुछ भी हो सकता था। तो ये सारे बदलाव जो लाए गए थे रद्द हो गए। तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द नहीं हुई है, ऑल द अमेंडमेंट्स इनटू द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, सब रिवर्टेड। आई बात समझ में? अच्छा, अगला, क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कोई भी उठा के कोई पार्टी पैसा, आप दोनों थोड़ी मिलके आप लोगों ने पार्टी बना ली और आप लोग जाके कहें मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव हो गया? नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत किन पार्टीज को पैसा मिलता था? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत वही पार्टीज को पैसा मिलता था जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। ये पार्टीज कौन होती थी? आपको रजिस्टर्ड पार्टी होने के लिए क्या करना है? वो पार्टीज रजिस्टर्ड पार्टीज कहलाती हैं जो हो चुके लोकसभा चुनाव या हो चुके विधानसभा चुनाव में जो टोटल वोट पोल हुआ है उसका कम से कम 1% वोट तो प्राप्त की हों, वो पार्टियां इस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होती थी। और उन्हीं पंजीकृत पार्टियों को, इन्हीं रजिस्टर्ड पार्टियों को सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से पैसा मिल सकता था, बाकी किसी को नहीं मिल सकता था। इतनी बात समझ में आई? तो सरकार यहाँ पर इस कानून को लाई, सॉरी इस पॉलिसी को लाई। सरकार ने कहा कि 2017 में कोर्ट की ही एक जजमेंट आई है, पुट्टास्वामी जजमेंट, और उस पुट्टास्वामी जजमेंट के तहत कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और किसका हिस्सा माना है? आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ से जुड़ा है राइट टू प्राइवेसी। सरकार ने कहा हमने सीक्रेसी का क्लॉज मेंटेन करके उसी प्राइवेसी के आपके जजमेंट को बरकरार रखा, ताकि वो पर्सन किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है इसके बारे में जनता को जानने की क्या ज़रूरत है, जनता उसे नेगेटिवली प्रभावित कर सकती है। आई बात समझ में? इस बार कोर्ट ने जब फैसला दिया तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आपकी बात बहुत सही है, आपने हमारे प्राइवेसी वाले अधिकार जजमेंट को ही आपने सीक्रेसी के पॉइंट के वाया रीइंस्टेट ही दोबारा उसी को आगे बढ़ाने की बात की, वेरी गुड। कोर्ट ने कहा ये बात सही है कि किसी पर्सन की किस पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन है ये अगर जग जाहिर किया जाए तो उस व्यक्ति को कई नेगेटिव मायने में प्रभावित किया जाएगा। फिर जैसे कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए झंडे उठाता है, किस पार्टी को डोनेशंस करता है, वो क्या करता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की अगर किसी पार्टी से जुड़ाव को जानना है तो उसको जानने के तो बहुत से तरीके हैं। वो कैसे अखबारों को सब्सक्राइब करता है, वो कैसी किताबें खरीदता है, वो कैसा खाना खाता है, वो कैसे वस्त्र पहनता है, ये सब चीज़ों से भी पहचान की जा सकती है कि वो किसे डोनेट कर रहा है। तो अभी मसला इस तरफ नहीं जा रहा, अभी मसला ये है कि हमने ये देखना है कि हमने जब किसी की प्राइवेसी पर बात करनी है तो हमने मंशा देखनी है, उसकी इंटेंशन देखनी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 20,000 या उससे कम के डोनेशन पार्टी को दे रहा है, उसकी इंटेंशन क्लियर दिख रही है कि ये उसकी एक ट्रू पार्टी अफिलिएशन है, ट्रू अफिलिएशन है उस पार्टी से, उसकी विचारधारा से उसका सच्चा जुड़ाव है। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपया दे करके वो कोई लाभ कल को क्या ले लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज जब कई 100 करोड़ में, हज़ारों करोड़ में चंदा दे रही हैं
ये ट्रू अफिलिएशन पे डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि ये इसे एक पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाने की ताकत रखता है कि वो बदले में कोई लाभ मांगेंगे। तो ये क्विड प्रो को की तरफ जा रहा है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है, ये प्राइवेसी के घेरे में नहीं आएगा फिर, क्योंकि यहां पर हम प्राइवेसी को सुरक्षा नहीं रखेंगे। यहां पे आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट ही है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो नागरिकों का जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, हम उसको प्राथमिकता देते हैं। चलो बस वो कह रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अमृत सोच रही है कि सर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत, उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों है? तो मैं उसका जवाब देता हूं। अमृत, मैंने बोला देश के लोगों को कि आपने जो टैक्स के रूप में 10,000 करोड़ रुपए मुझे दिया, मैंने उसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए लगा दिया, हो गया। अमृत गई उस इलाके में, एक सड़क नहीं दिखी अमृत को। अमृत ने कहा ये क्या हो गया? अब अमृत ये मुद्दा उठाना चाहती है, अमृत अखबारों में लिखना चाहती है, कोर्ट जाना चाहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अमृत के पास कोई डाटा नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जब अमृत सरकारी दफ्तर में जाकर के अर्जी लगाती है कि 10,000 करोड़ आया, किस टेंडर को टेंडर दिया, कैसे टेंडर दिया, कहाँ लगा, मुझे डाटा दो, वो कह रहे डाटा तो नहीं मिलने का है, चलो। तो अमृत ऐसे खड़ी है बेचारी, वो कह रही है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी एग्जीक्यूट कैसे करूं? जब तक कोई जानकारी नहीं है तो दावा भी कैसे रखें? इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जब देते हैं, हम साथ में ये राइट देते हैं कि वो वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी हो। ओनली वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स कैन बिकम और कैन एक्सेस देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन अ गुड मैनर, इन अ प्रोडक्टिव मैनर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ टिप्पणी की है, कहते इतना छोटा नहीं समझना है राइट टू इन्फॉर्मेशन को। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ कोई मीन्स या जरिया नहीं है जिसे एक एंड तक पहुंचना है। एंड क्या है? कहता आप सिर्फ इतना मत कहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर होगा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन इस एंड तक पहुंचने का एक सिर्फ तरीका नहीं है, ये मीन्स तो है इस एंड तक पहुंचने का, ये अपने आप में एक एंड भी है। कोर्ट वकीलों ने पूछा कैसे हुजूर? कहते ये एंड ऐसे है कि अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार को एक एंड मान के ही देंगे, तो लोगों के पास जब जानकारियां बनेगी कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में शामिल होंगे, राजनीति की उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, सीखेंगे कि ऐसा बहाव क्यों हो रहा है पैसे का, फिर कितने आने वाले वर्षों में उसी कंपनी को कितने प्रोजेक्ट मिले, क्या क्या शर्तों पर मिले। इससे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, और डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य पार्टिसिपेशन है। तो ऐसे में राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तक पहुंचने का एक रास्ता मात्र नहीं है, ये अपने आप में एक मंजिल है, क्योंकि इसको इंश्योर अगर करते हैं तो आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अचीव करते हैं, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ही साउंड डेमोक्रेसी का एक आधार होता है। इसी से अकाउंटेबिलिटी बनती है, इसी से पीपल विल पार्टिसिपेट मोर, दे विल इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस, ऑफ द गवर्नमेंट्स। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आप पर एक और आरोप है, वो आरोप ये है कि आर्टिकल 19 के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार आता है, जो कि फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइटों को लिए जाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं शर्तों पे है जो शर्तें फंडामेंटल राइटों में गिवन है। मतलब फंडामेंटल राइट्स किन किन ग्राउंड पर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में ही बोला गया है। कहते उनमें से कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आर्टिकल 19 में गिवन अधिकार प्राइवेसी के नाम पर लिए जा सकते हैं। प्राइवेसी वाला टर्म तो कहीं है ही नहीं आर्टिकल 19 में। आप ये वाला टेस्ट भी फेल हो गए। प्राइवेसी आर्टिकल 21 का काम है, पहले तो वो उधर मिलता है, लेकिन आर्टिकल 19 में तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ग्राउंड्स मेंशन्ड है, आर्टिकल्स में ही मेंशन्ड है कि ये फंडामेंटल राइट अगर कल को कभी लेना है वापस, किन ग्राउंड्स पे ले सकते हैं। उन टर्म्स में कहीं भी प्राइवेसी नहीं लिखा है वर्ड। तो कहते हैं इसलिए ये टेस्ट भी पास नहीं हुआ। दूसरा, अब आता है प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। और दूसरा वो कह रहे हैं हम देखेंगे कि एक व्यक्ति की प्राइवेसी, सिक्रेसी इंपॉर्टेंट है या देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है,
जहाँ पर सच्ची निष्ठा, सच्चा जुड़ाव है किसी पार्टी के साथ, वो तो दिख रहा है उन सारी डोनेशनों में। जो डोनेशन छोटी छोटी, एक मजदूर डोनेशन दे रहा है, एक स्टूडेंट डोनेशन दे रहा है, एक गरीब व्यक्ति डोनेशन दे रहा है, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति डोनेशन दे रहा है, उसकी तो अमाउंट ही बहुत अलग होंगी। लेकिन ये जो चंदा हजारों हजारों करोड़ों में कंपनियों से आ रहा है, ये तो कोई सच्चा पार्टी जुड़ाव तो नहीं दर्शाता। ये सीक्रेसी का राइट कैसे क्लेम कर सकता है? ये प्राइवेसी का राइट कैसे क्लेम कर सकता है? तो हम प्राइवेसी का राइट मेंटेन रखेंगे किस व्यक्ति का? जिसका जुड़ाव पार्टी से सच्चा है। तो वहां हमने प्राइवेसी को भी अक्षुण्ण रखा। लेकिन जहां बात लोकतंत्र की आएगी, जहां बात फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आएगी, हम फिर उस अधिकार को भी सुनिश्चित रख रहे हैं। वहां प्राइवेसी उसे ओवरकम नहीं कर सकती। तो मतलब कोर्ट दो फंडामेंटल राइटों के बीच में भी झूल रहा था कि किसको वरीयता देनी है, किसको प्राइम पोजीशन देनी है। इस मैनर में कोर्ट ने कहा प्राइवेसी है, जेन्युइन आदमी की है, लेकिन यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत पैरामाउंट है बॉस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, और वो नहीं होने देंगे। आई बात समझ में? और कोर्ट ने कहा कि अगली बड़ी बात, सीक्रेसी किधर है? देयर इज नो सीक्रेसी एट ऑल। क्यों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, यानी कि एक तरह से केंद्र सरकार का ही बैंक हो गया, क्योंकि पीएसयू है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितनी भी अधिकारियों की नियुक्ति है या जो भी रूप में वो काम करते हैं, वो सब कौन से कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी हैं एक तरह से। तो ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो बॉन्ड की डिटेल नहीं ले पाएंगी, यहां तक सीक्रेसी है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए कहां मुश्किल है बॉन्ड की डिटेल लेना, क्योंकि वो आदमी ने जो बॉन्ड खरीदा, केवाईसी फॉर्म तो सबमिट किया ही है, उसकी सारी जानकारी एसबीआई के पास तो है। एसबीआई को एक फोन जाएगा वित्त मंत्रालय से और एसबीआई लिटरली मना कर देगा कि मैंने जानकारी नहीं देनी। तो कहते हैं ऐसा होगा कि जो भी कोई, उसने किसी एक पार्टी पे टिप्पणी नहीं की, कि जो भी कोई रूलिंग पार्टी होगी, सारा जब चंदा वंदा आ जाएगा उसके बाद एसबीआई को फोन करेगी, कहेगी कुल जितने बॉन्ड खरीदे गए हैं ना आपसे, सबकी डिटेल लाओ, सबकी डिटेल लाओ। हमको सबसे ज्यादा मिला कोई बात नहीं, पर डिटेल सबकी लाओ। फिर एक एक पर्चा खोल खोल के देखेंगे, बॉन्ड पे एक खास नंबर डला हुआ है और वो केवाईसी से जनरेट होता है। तो वो बॉन्ड का नंबर और केवाईसी के तहत रजिस्टर्ड नंबर दोनों मैच होंगे, क्लियर हो जाएगा कि ये बॉन्ड इस व्यक्ति ने खरीदा है। और वहाँ से लिस्ट बनाई जाएगी कि मिस्टर सुब्बाराव ने उनको दिया, सुब्रमण्यम ने उनको दिया, फलानी कंपनी ने उनको दिया। ऐसे में लिस्ट बना के फिर धीरे धीरे उनसे पूछेंगे, और डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आने बहाने कि चंदा वंदा ध्यान से दिया करो, तकलीफें घट जाएंगी। वो कहेगा माय गॉड, ये तो सीक्रेट था, इनको कैसे पता लगा? काहे का सीक्रेट? कोर्ट कह रहा कैसा सीक्रेट भाई? कोई ऐसी कोई थर्ड, कोई कैग जैसा कोई संस्था तो नहीं बनाया गया संविधान के अंदर, है ना? और कोई ऐसी सीक्रेट लिफाफा बंद रिपोर्ट जो सीधी राष्ट्रपति को, सब कुछ तो क्लियर है। एसबीआई के पास सारा डाटा है, एसबीआई आप ही का है, मैंने किसी भी रूलिंग पार्टी का है, सरकार का है, और वो कैसे मना कर देगा भाई इंफॉर्मेशन? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक्चुअली में सीक्रेसी भी है ही नहीं है, ये तो सारी पार्टियों से ताकत छीन के किसी एक पार्टी के हाथ में देने के लिए काम करेगा आने वाले समय में, और वो पार्टी ऑलवेज होगी रूलिंग पार्टी। इस तरह से ये चुनावों में लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफर नहीं करता है सारी पार्टियों को, समान भूमि नहीं देता है लड़ने की, इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर डोनेशन करने वाले को पता होगा कि भाई सत्ता में कौन सी पार्टी है। ये एसबीआई क्या है? सरकार का, सरकार में कौन है? ये। ऐसे में मैं देना चाहता हूं इसको डोनेशन की, ये जीते, लेकिन बाद में मेरा पर्चा निकाला जाएगा, मेरा नाम निकाला जाएगा और मेरी जानकारी रिवील हो जाएगी। ऐसे में तो मुझे रगड़ा जाएगा भाई, इसलिए मजबूरी में इसको नहीं देने का, किसको देने का? इसी को देने का। तो ये तो आपने एक तरीका बना लिया कि सबके मुंह से निवाला छीन के सारा भोजन आप ही की तरफ प्रवाहित होता रहे। अब तो कभी कोई हारेंगे ही नहीं, फिर पैसा ही पैसा, 24 घंटे ऐड ही ऐड, होर्डिंग ही होर्डिंग, कैंपेन ही कैंपेन, रेलिंग ही रेलिंग, यूट्यूब चैनल, मतलब कहते इतना दिखेंगे तो फिर चलेंगे भी आप ही, बाकी तो कोई दिखेगा ही नहीं, सूख जाएंगे, चंदा ही नहीं आएगा, पार्टियां मर जाएंगी, दफ्तर बिक जाएंगे, कर्जाई हो जाएंगे, अपने पैम्फलेट तक छापने को पैसा नहीं होगा। ऐसे में देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां उतनी विविधता, उतनी डाइवर्स आइडियोलॉजीज, उतना बेहतर लोकतंत्र का जश्न यानी कि चुनाव, उतना बेहतर पार्टिसिपेशन लोगों का, उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लोगों के प्रति जवाबदेही होगी सरकारों की, सब में इंटेंस कंपटीशन होगा। लेकिन उस सब का सुबड़ा साफ कर देगा ये योजना, ये नहीं चल सकता।
वी विल नॉट अलाउ दिस। ये इलेक्शन में कहाँ बेअंत पैसा शेल कंपनियों का, इंटरनेशनल और कंपनियों की सब्सिडरीज का, फिर कॉरपोरेट और कंपनियों का, क्योंकि इसमें शर्त इंडिविजुअल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस कोई पैसा लगा सकता है। तो ये पैसा जो आ रहा है भाई, यू कैन नॉट से कि ये लेजिटिमेट कॉज को सपोर्ट करने आ रहा है, वो है चुनावी जश्न। ना ना ना, ये तो कोई फायदा लेगा कल को, और वो नहीं हो सकता भाई। ये तो लोकतंत्र गया, फिर कहानी खत्म। पार्टियां मर रही हैं एक तरफ से, वो साफ, फिर प्रोजेक्ट किस बेस पे जा रहे हैं वो भी खत्म, फिर मसल और मनी पावर इतना इन्फ्यूज हो रहा है, कल को वो उस पैसे को निकालना भी चाहेंगे, है ना। कंपनी ने अपना 1000 करोड़ रुपए डोनेट किया, किधर से निकालेगी इतना मुनाफा? क्योंकि उसी कंपनी को शेयर मार्केट में भी चमाचम परफॉर्म करना है, तभी शेयर होल्डर उसके शेयर खरीदेंगे। तो कोर्ट कह रहा है यार, मतलब कि एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इतने इंटेंस एटमॉस्फेयर में compete कर रही हैं सब कंपनी अपनी, जिसमें प्रॉफिट स्क्वीज होते जा रहे हैं सबके मार्जिन्स, उसमें से भी अगर ऐसे शुद्ध मुनाफा निकाल के हजारों करोड़ कंपनियां पार्टियों को देंगी, और बदले में उन्हें चाहिए कुछ नहीं, एकदम श्वेत लोग हैं, कंपीट कैसे कर रहे हैं लोग ग्लोबली? मतलब बदले में 10-10 गुना कुछ मिल रहा है, जिससे शेयर मार्केट में ये चमक रहे हैं, हर जगह पे चमक रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, और सबको दिख रहा है कि इन्हीं कंपनियों को या इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को ही आगे सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर भी उन्हीं के प्रति अलाइन होते जा रहे हैं। इस तरह से एक प्रवाह बनेगा देश में कि जिस किसी को भी विकास करना है, इन कंपनियों से जुड़ो, और वो कंपनियां गारंटी हैं विकास का, प्रगति का, क्योंकि प्रोजेक्ट टेंडर सब कुछ उधर को आता है, या उनके द्वारा लगाए गए प्रोजेक्टों पर आपत्ति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां एक ठीक ठाक हिस्सा पार्टियों में लगा रहे हैं, और पार्टियां बदले में ये वचन दे रही हैं कि प्रोजेक्टों की अप्रूवल जल्दी आएगी, रेट कम पड़ेगी, आपत्तियां नहीं होंगी, चिल्लम चिल में रहो। और हर छोटा छोटा वेंडर अगर किसी को सामान देना चाहता है तो वो उन बड़ी बड़ी कंपनियों को ही देगा कि इधर लगाया पैसा वापस आता है, इनको सामान देना है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? इस तरह से इनइक्वालिटी, तो वो कहते हैं कि ऐसा भारत समाज, जिस भारत समाज में असमानताएं शिखर पर हैं, सिर्फ एक 200-250 मिलियन लोगों का इंडिया है और 800 से 1000 मिलियन लोगों का भारत है। आई बात समझ में? 1200 मिलियन जनसंख्या लेकर के चलेंगे ना आप 2011 के सेंसस के मुताबिक, तो जहां इंडिया एंड भारत का इतना बड़ा डिवाइड है, इतनी बड़ी इनकम इनइक्वालिटी है, ऐसे में पैसे की आइडेंटिटी ही छुपा करके अगर पॉलिटिक्स में पैसा लगेगा, तो ये सबको दिख रहा है कि हजारों करोड़ किस सेगमेंट से आया है। इतने से सेगमेंट से आया है जो कि सब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। भारत तो छूट ही गया उस योगदान से। योगदान तो इंडिया का आया, इंडिया में भी एक छोटे से सेगमेंट का आया है, तो लाभ भी उधर कोई फ्लो होगा। तो अभी हमारे देश में सीक्रेसी से डोनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। वो उस समाज में हो सकता है जिसमें लगभग सब संपन्न हो, सब समान हो, सब बराबर हो। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी इनइक्वालिटीज जबरदस्त हैं भाई। ऐसे समाज में ऊपर से सीक्रेसी का क्लॉज, ऐसी हालात, वो तो और संपन्न होते ही चले जाएंगे फिर, और बाकी बिखरते ही जाएंगे। लोकतंत्र कुछ घरानों का जश्न हो जाएगा, देश का नहीं। चुनाव कुछ ही घरों के लिए सीमित रह जाएंगे, देश नहीं। देश उदासीन हो जाएगा, वोटर टर्नआउट रेशो कम होती चली जाएगी एक समय में। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं चलने देंगे। तो ऐसे में राइट टू इंफॉर्मेशन एज एन एक्ट भी जरूरी है। जनता को जानकारी मिले, किसने पैसा लगाया, किस डिनोमिनेशन में लगाया, किस पार्टी को दिया, पार्टी ने क्या किया, सारी जानकारी आपके पास होगी। तो बॉन्ड कौन इशू करा सकता है, बॉन्ड किसके डिनोमिनेशन में करा सकता है, बॉन्ड कितने दिन के लिए वैलिड होते हैं, बॉन्ड से जुड़े अकाउंट्स पार्टियों के जानकारी किसको देनी है, इलेक्शन कमीशन। खर्चा कहाँ हुआ है उसकी जानकारी देनी है इलेक्शन कमीशन। बॉन्ड जिसने इशू कराया है उसकी जानकारी सीमित है, किसी को नहीं मिल सकती है, वो SBI के पास है। डोनेशन क्यों किया जाना चाहिए, जजमेंट में किन किन आर्टिकल्स पर बहस हुई, जजमेंट में किन किन अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया गया, और फाइनली सरकार का पक्ष यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि ये अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा नहीं, ये उसे एनक्रोच करेगा, ये चुनाव को कुछ परिवारों तक सीमित करेगा, ये बहुत से लोगों से चुनावी अधिकार को छीनेगा, ऐसे छीनेगा कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं रहेगी। ना वो पार्टियां जीतेंगी, ना वो लड़ेंगी, ना उस समाज के कैंडिडेट उस पार्टी के वाया जीत पाएंगे या लड़ पाएंगे। तो बहुत बड़ा समाज पार्टिसिपेशन से चूक जाएगा। इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देना है, पब्लिक डोमेन में सब आना चाहिए, देश की जनता को पता हो कि किसी भी, जैसे फोकस इंस्टीट्यूट ने ही इस पार्टी को चंदा दिया है, पर जनता को पता हो, और कितना दिया ये भी पता हो, स्पष्ट होना चाहिए, सब स्पष्ट। ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का सारा कॉन्सेप्ट था।
मैंने जितने भी एक्ट, जितने भी फैक्ट, जितनी भी डिटेल दी जा सकती थी मैंने वर्बली सारी दे दी हैं, लिखवा दी हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको बता दें, आर्टिकल्स पे सारी डिबेट डिस्कशन भी आपको समझा दी। एक लेक्चर में इतना ही हो सकता है, बाकी सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग लेक्चरों में तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। आपको और प्रश्न आएंगे, पूछते रहना। थैंक यू सो मच, बाय।